बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारर और मैं हूं इशाल सुलेमान। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे और यकीनन आज आपका दिन अच्छा गुजरेगा। आज हफ्ते का वो वीकेंड जो है वो शुरू हो रहा होता है, तो इसलिए वैसे भी खुशगवार हो जाता है माहौल। अच्छा, खुशगवार हो जाता है माहौल। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना इशाल, और आप देखें कि अब जो है ये भी प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि जो आने वाले 5 साल हैं पूरी दुनिया में वो गर्म तरीन होंगे। और जो नए रिकॉर्ड हम देखते हैं ना कि जी कि 100 साल नया रिकॉर्ड बन गया, कई नए रिकॉर्ड बन सकते हैं। और उसकी वजह से क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा जो है पड़ रही होगी, ग्लेशियर्स पिघल रहे होंगे, बहुत सारे जो है समुद्री तूफान आने के खदशा बिल्कुल ऐसे अगले 5 साल 2025 तक। हम लोग ये देख रहे थे, सोच रहे थे और माहिरीन से भी बात कर रहे थे कि मौसम जो है इस बार गर्मियाँ ज़्यादा तवील होंगी या नहीं होंगी। तो इस हवाले से तो कोई अभी तक प्रेडिक्शंस हमारे सामने नहीं आई हैं, लेकिन ये बात जो है कि गर्म तरीन होंगी ये गर्मियाँ, ये बात वाज़ेह हो गई है। क्योंकि हम देख रहे थे कि कल भी मौसम बहुत ही सख्त गर्म था, परसों हमने देखा बहुत ही गर्म था, और कहा जा रहा था कि अभी तक का गर्म तरीन दिन जो है वो है। तो आगे आने वाले दिनों में जैसे कि हमजा कह रहे हैं कि बहुत सारे हमें तूफानों का भी सामना करना पड़ सकता है और इस तरह के हालात बिल्कुल प्रेडिक्ट किया जा रहा है। तो इसके लिए हमें जो हिकमत अमली है वो पहले से तैयार करनी पड़ेगी, ताकि जिस तरह के हालात होते हैं हमारे कराची में हम देख लें, इर्द गिर्द हम देख लें, बहुत ही बुरे हालात हो जाते हैं, तो उनसे निमटने के लिए हमें पहले कुछ पेशगी इकदाम भी करने होंगे। बिल्कुल ऐसे इशाल, और हमें देखना होगा। और साथ वो जो साइंसदान है वो ये कह रहे हैं कि जी साइंसी तरक्की की भी कुछ जो है ना हम देखें तो वजूहात हैं इस वजह से कि गर्मी आने वाले सालों में बढ़ सकती है। अब देखेंगे ये बात कितनी दुरुस्त होती है। वो कह रहे हैं 90% चांसेस हैं कि नए रिकॉर्ड बन रहे होंगे सख्त तरीन गर्म मौसम के। तो देखते हैं क्या होता है। पाकिस्तान को तो वैसे ही हम देख रहे हैं कि मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है। अब हम दरख्त लगा रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे कि अगले जो 4-5 साल हैं जो ये खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए बेहतरी होंगे। हम सबसे पहले कोरोना वायरस की बात करेंगे। कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जंग आवाम के संग जारी है इस वक्त। अच्छी खबर यह है कि सिंध में भी केसेस में अब बतदरीज कमी आ रही है। गुज़श्ता साल के मुकाबले में अगर देख लिया जाए तो रवां साल ईद उल फितर के बाद कोरोना केसेस की शरह में कमी रिकॉर्ड की गई है। और इसकी वजह हमें मालूम है कि सख्त फैसले किए गए थे, हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन लगाया गया था और अब कुछ सूरत हाल बेहतर हो रही है। बिल्कुल। और दूसरी जानिब अगर हम वैक्सीन की बात करें तो अमरीकी कोरोना वैक्सीन फाइज़र की पहली खेप भी पाकिस्तान पहुंच गई है। कोवैक्स के तहत ये आई है पाकिस्तान में, और फाइज़र वैक्सीन की 1 लाख डोजेज़ जो हैं वो हमें मिल चुकी हैं। अहम खबर दूसरे हवाले से ये भी है कि पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस की मोहलिक जो भारतीय और जुनूबी अफ्रीकी किस्म की मौजूदगी है उसका भी इंकिशाफ हुआ है। पहले भी हम कह रहे थे कि जो डिफरेंट किस्म के वेरिएंट हैं वो यहाँ पर उसके कुछ नमूने पाए गए हैं, तो अब भी इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा है। हाँ, ऐसे ही है। वफाकी वज़ारत सेहत के मुताबिक जनूबी अफ्रीकी किस्म के साथ और भारतीय किस्म के 1 केस की तस्दीक हुई है। इससे कबल वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़रा पेचोहो जो है उन्होंने भी कराची में कोरोना वायरस की जनूबी अफ्रीकी किस्म के तेज़ी से फैलने की तस्दीक की थी, लेकिन उस वक्त कोई सबूत नहीं मिल सके थे। और NCOC ने अच्छी खबर यह है कि 30 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की वॉक इन वैक्सीनेशन शुरू करने का फैसला किया है। अब वॉक इन को तो आप सब अच्छी तरह समझते हैं, हम बार बार आपको बताते हैं कि सिर्फ आपने अपना शनाख्ती कार्ड लेके जाना है। अगर आप 30 साल से ज़ायद उम्र के हैं, आप शनाख्ती कार्ड लेके जाएंगे, वहाँ पर आपको कोरोना वैक्सीन लगवा दी जाएगी और ये आपकी जिम्मेदारी है। हुकूमत ने तो आपके लिए वैक्सीनेशन जो है वो खोल दिया, जाके खुद को वैक्सीनेट करवाएं, खुद भी महफूज हों और अपनी फैमिली को भी बिल्कुल महफूज रखें। ट्विटर पर जारी बयान में NCOC के सरबराह असद उमर ने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह 50 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और अब भी आप भी जल्द रजिस्टर करवाएं और वैक्सीन लगवाएं। ये उनकी जानिब से पैगाम दिया गया है कि ताकि हम बंदिशें मज़ीद कम कर सकें और हालात जैसे हम बात करते हैं कि नॉर्मल हो सकें। तालीम के हवाले से भी उन्होंने बात की है और वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास ने लाहौर में असातिज़ा के लिए खसूसी वैक्सीन सेंटर का भी गुज़श्ता रोज़ इफ्तिताह किया है। हम कह रहे थे कि असातिज़ा को प्रायोरिटी बेसिस पर जो है वो वैक्सीनेट किया जाएगा, तो अब उनके लिए वैक्सीनेशन सेंटर अलग से बनाने का भी ऐलान किया गया। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि 7 जून से सुबह भर में स्कूल खुल जाएंगे। वफाकी हुकूमत ने भी ब्रिटिश काउंसिल को O लेवल्स इम्तहानात के लिए
NOC जारी कर दिया है। खैर हम बात करेंगे जो मौजूदा इस वक्त सूरत हाल है उसके ऊपर। हमारे साथ पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ तो नौशीन हामिद साहिबा मौजूद है। नौशीन हामिद साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये बता दीजिएगा, वेरिएंट्स आए हैं, जनूबी अफ्रीकी स्ट्रेन है, भारतीय स्ट्रेन है। हमने गुज़श्ता दिनों में देखा था कि भारतीय कुछ सिफारत खाने के लोग थे, वो फैमिलीज़ के साथ जब वापस आए थे उनकी फैमिलीज़ में तस्दीक हुई थी। क्या ये वहीं से वेरिएंट सामने आए या कोई और केस है? देखिए, अभी NIH ने हमें ये डेटा नहीं दिया कि ये इसका जो पॉजिटिव टेस्ट उनके पास एक आया है सीरोलॉजिकल टेस्ट में, जिसमें ये इंडियन वेरिएंट की मौजूदगी साबित हुई है, मगर अभी उस केस का उन्होंने डेटा डिस्क्लोज नहीं किया कि वो कौन है और कौन से शहर से उसका ताल्लुक है। मगर बहरहाल ये वेरिएंट्स जो हैं ये एक इनएविटेबल चीज़ थी, और ये वायरस जो है इसकी खसूसियात ये होती हैं कि ये म्यूटेट करते हैं और ये अपने फॉर्म्स चेंज करते हैं, क्योंकि ये एक लाइव ऑर्गेनिज्म है और ये अपने सर्वाइवल ये अपने फॉर्म्स चेंज करता रहता है। तो ये पूरी दुनिया में इस वक्त ये हो रहा है, डिफरेंट वेरिएंट्स मौजूद हैं, मगर इंशाल्लाह ताला जो वैक्सीन्स अभी तक बनी हुई हैं वो इन तमाम वेरिएंट्स को कवर कर रही हैं, इसलिए हमें इंशाल्लाह घबराने की ज़रूरत नहीं है और जल्द अज जल्द वैक्सीनेट होने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी जो हमारा रजिस्ट्रेशन का नंबर है वो अभी भी बहुत कम है। जिन भी एज ग्रुप्स खुला है उसमें 10% जो है वो उसकी पॉपुलेशन जो उस एज ग्रुप की है उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया है। तो हमने इस वक्त मेन फोकस ये करना है कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन अपने आप को रजिस्टर कराए और वैक्सीनेट करवाए, क्योंकि वाफिर मिकदार में वैक्सीन अब हमारे पास मौजूद है और हुकूमत ने बेहतरीन इंतजाम किए हैं। अब सिर्फ इस चीज़ की ज़रूरत है कि अवाम खुद से अपने आप को वॉलंटियर करें, सामने आएँ, क्योंकि ये वाहिद तरीका है जिससे हम, जिस तरह आपने अभी खुद कहा कि लाइफ को दोबारा नॉर्मल की तरफ ला सकेंगे। नौशीन साहिबा, हम देख रहे हैं कुछ दिनों से वैक्सीनेशन सेंटर्स पर रश बहुत ज़्यादा हो गया, लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा हो गया वैक्सीनेट होने के लिए, लेकिन अब जो 30 साल से अबव के जो लोग हैं उनके लिए वॉक इन कर दिया गया है, रश उससे ज़्यादा बढ़ रहा है। क्या आप नहीं समझते कि जल्दबाजी की गई है वॉक इन करने में? नहीं, देखिए, गवर्नमेंट तमाम चीज़ें प्लान करके ही करती है। तमाम डाटा देखा जाता है कितने लोगों ने अपने आप को रजिस्टर कराया था और फिर उसमें से कितने कवर हो गए, अब बाकी कितने रह गए हैं। तो क्योंकि वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद भी बढ़ाई गई है, मास वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं, बहुत बड़े बड़े जो सेंटर्स हैं, वो जैसे इस्लामाबाद में अभी एक F9 पार्क में एक बहुत बड़ा मास वैक्सीनेशन सेंटर जिसकी 10,000 डेली की कैपेसिटी है, वहाँ पर इतना अमला मौजूद है, इतने काउंटर्स मौजूद हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये सारी चीज़ें लॉजिस्टिक्स जो है वो माइंड में रख कर ही ये खोला गया है, और वैक्सीन भी बैकअप में मौजूद है, नए वैक्सीनेटर्स को भर्ती किया गया है, बहुत सारे अमला जो है वो डेटा एंट्री का, उन सारों को मज़ीद लोगों को भर्ती किया गया है। तो इंतजामात मौजूद हैं, तो इसलिए हुकूमत ने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये खोला है। ठीक है, नौशीन हामिद साहिबा, ये भी बताइएगा, फाइज़र की जो वैक्सीन है वो पाकिस्तान पहुंची है, 1 लाख से ज़ायद डोजेज़ हैं जो पहुंची हैं, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगी? क्योंकि फाइज़र की वैक्सीन पे बहुत सारे लोग वैसे ही एतबार कर रहे हैं, फिर -80 डिग्री से अबव जो है हमने इसको स्टोर करना है, हमारे पास जो है वैसा इक्विपमेंट मौजूद है, हम कर पाएंगे और दूसरी डोज इसकी लगेगी? जी बिल्कुल, देखिए, ये जो वैक्सीन आई है, जाहिर है कि ये अगर हमारे पास 1 लाख आई है तो ये इनिशियली 50,000 लोगों को ही लगेगी, ताकि दूसरे डोज के लिए दूसरे 50,000 को, ये हमारी पॉलिसी होती है कि उतनी ही वैक्सीन लगाते हैं जिसकी सेकंड डोज हमारे पास बैकअप में मौजूद होती है। तो बिल्कुल ये इसका थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन मुश्किल होगा, और मैं समझती हूँ कि ये शायद बहुत छोटे शहरों तक ना जा सके, क्योंकि इसका जो रिक्वायरमेंट है -80 की, तो ये उन्हीं जगहों पर रखी जाएगी जहाँ पर ये वाली फैसिलिटी मौजूद हो, और ये फैसिलिटी अभी हमारे मुल्क में कम जगहों पर है। मगर उसके साथ साथ मैं ये कहूँगी कि हर वैक्सीन इफेक्टिव है, जो बाकी वैक्सीन भी इस वक्त में लग रही हैं, साइनोफार्म है, साइनोवैक है, कैंसिनो पाकिस्तान का फॉर्म साइनोवैक, पाकवैक के फॉर्म में ये आया है, और बाकी भी वैक्सीन है सब इफेक्टिव हैं और सबसे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, और दुनिया में जहाँ जहाँ वैक्सीन यूज़ हो रही हैं वहाँ पे कोरोना की वबा के फैलाव में कमी आ रही है। इसलिए हर वैक्सीन अच्छी है, आपको जो नियरेस्ट अवेलेबल है आप उसको फौरी तौर पे लगवाएं, आपको इंशाल्लाह ताला कोरोना। नौशीन साहिबा, जिस रफ्तार से हमारे मुल्क में अब वैक्सीन जो है वो लगनी शुरू हो गई है, लोगों का रुझान हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हो गया है, क्या इसी तादाद में अगर वैक्सीन लगती रही, लोग वैक्सीनेट होते रहे, तो हम इस साल के आखिर तक हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने की पोजीशन में होंगे?
जी देखिए, पाकिस्तान ने जो इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट ने जो अपना टारगेट रखा है वो 7 करोड़ आवाम का है जो 2021 के आखिर तक हमने वैक्सीनेट करने हैं। और अब आप ये देखें कि पिछले 2 दिन से तकरीबन डेली 3 लाख के करीब वैक्सीनेशन हो रही हैं। 2,94,000, 2,84,000 इस तरह से हम टारगेट पे पहुंचे हैं और इसको मजीद बढ़ाया जा रहा है और ये मजीद बढ़ेगा भी क्योंकि इसके इंतजामात जो है वो हुकूमत ने कर लिए हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो हुकूमत ने अपना टारगेट रखा है उसके लिए उसने वैक्सीन की प्रोक्योरमेंट भी इंश्योर कर ली है कि इतनी वैक्सीन हमारे पास के दौरान आ जाएगी और वैक्सीनेशन सेंटर्स भी इसी हिसाब से हैं। तो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि ये 7 करोड़ अवाम, क्योंकि एक्सपर्ट्स के साथ मशवरे के साथ ये डिसाइड किया गया कि अगर 7 करोड़ इनिशियली हम इस साल में कर लेते हैं हर्ड इम्यूनिटी तरफ जाएंगे। जी ठीक है डॉक्टर साहब, अब बच्चों की वैक्सीन के हवाले से बात कर लेते हैं कि अब हम देख रहे हैं कि एक वैक्सीन को तो इजाज़त मिल गई बच्चों को लगाने के लिए, हम 12 साल से ऊपर के बच्चों की बात कर रहे हैं 17 साल तक के लिए, तो दूसरी वैक्सीन ने भी जो है ये दावा कर दिया है। पाकिस्तान कितनी कोशिश कर रहा है, कितना राब्ते में है? देखिए, फाइजर जो अभी हमारे पास पहुंची है ये बच्चों के लिए अप्रूव हो गई हुई है 12-13 साल से अब एज के लिए, और तो ये तो अब आ गई है पाकिस्तान में और अगर ज़रूरत पड़ी तो ये बच्चों के ऊपर भी इस्तेमाल होगी। बाकी वैक्सीन के ऊपर भी क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं जो अभी ऑलरेडी पाकिस्तान में यूज़ हो रही हैं और इसके अलावा दूसरी वैक्सीन भी जो हैं उनके ऊपर भी इस वक्त रिसर्चेस हो रही हैं। मैं समझती हूँ कि बहुत जल्दी और वैक्सीन भी बच्चों के लिए अलाउ हो जाएंगी। तो जिस तरह हमारे मुल्क में एज वाइज हम जा रहे हैं, जब तक हमारी ये बड़ी पॉपुलेशन कवर होती है इंशाल्लाह तब तक हमें ज़रूर अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे बच्चों के लिए भी। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रही हैं और बता रही थी कि जो मौजूदा सूरत हाल है, इंशाल्लाह बात सिर्फ इतनी है कि खुद को वैक्सीनेट करवाएं। अब आप 30 साल से ज़्यादा उम्र के जिम्मेदारी पूरी करें, करवाएंगे ना? बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी पूरी करवाएं। हमारी ही जिम्मेदारी है, हुकूमत तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। वॉक इन कर दिया है 30 अबव वालों को और बाकी जो 19 प्लस थे उनकी अब देखिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है, लोग रजिस्टर हो रहे हैं और उसके बाद वैक्सीनेट हो रहे हैं। तो फिर इसका मतलब ये है कि हम सबको अब अपनी जो इनफरादी तौर पर हमारी जिम्मेदारी है हमें उसको पूरा करना। बिल्कुल ऐसे ही है। अब हम आवाम के लिए एक अच्छी खबर जो है वो शेयर करते हैं कि हुकूमत पंजाब ने खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम के आगाज़ की तैयारी बिल्कुल मुकम्मल कर ली और खिदमत आपकी दहलीज पर नामी प्रोग्राम का पहला मरहला 3 हफ्तों पर मुश्तमिल होगा। बिल्कुल ऐसा ही है और इसका जो पहला हफ्ता होगा उसमें सफाई सुथराई होगी, दूसरे में नकासी आब और तीसरा हफ्ता जो होगा वो सरकारी जो इमारतें होंगी उनकी सफाई के लिए मुख्तस होगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार प्रोग्राम का जल्द ही इफ्तिताह करेंगे। खिदमत आपकी दहलीज पर के नाम से ऐप भी एक तैयार की गई है जो शहरी प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। हफ्ता सफाई में कूड़ा करकट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत, वॉल चॉकिंग खत्म करने के लिए मुहिम चलाई जाएगी और हफ्ता निकासी आब में सीवरेज के निकास, ड्रेन्स, मैन होल्स और पब्लिक टॉयलेट्स की सफाई भी की जाएगी। और जो तीसरा हफ्ता है उसमें वही सरकारी इमारतें जो हैं, दफातर की सफाई है, वाइट वॉश है, पार्क्स हैं, ग्रीन बाल्स की खूबसूरती के लिए काम किया जाएगा। और अवामी खिदमत के प्रोग्राम का मकसद लोगों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करना है, जैसा कि इसका नाम भी है ऐसा ही रखा गया है, खिदमत आपकी दहलीज पर। तो महकमा सरकारी मामूलात के अलावा हर हफ्ते एक जो थीम जो है उन्होंने जो बनाई होगी उसके तहत काम करेंगे और हर हफ्ते दिए गए टारगेट्स पर आवाम से बराह रास्त फीडबैक भी लिया जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात है। फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पे अब इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी उसी पर हम काम बड़ा मुतहरक होकर करेगी। अब जाहिर सी बात है फीडबैक आ रहा होगा और फिर कोई पूछगछ भी हो रही होगी ना, तो फिर उस पर आपकी परफॉर्मेंस जो है वो कुछ बेहतर ही होती है। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब बराए इत्तलात डॉक्टर शिकवान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम में आप शहरियों को कौन कौन सी सहूलियात देने जा रहे हैं और इसको आप कितने फेजेस में लेके चलेंगे? खिदमत आपकी दहलीज पर ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका मकसद डायरेक्टली आवाम को उनकी दहलीज पर हर तरह की सहूलत फराहम करना है और इंतज़ामिया को मुतहरक करके आवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं उनका तदारक यकीनी बनाना है। इस प्रोग्राम को 3 मरहलों में तकसीम किया गया है। पहला मरहला जो है उसमें फर्दर जो है वो 3 हफ्तों पे ये मुश्तमिल होगा। पहला हफ्ता सफाई है, दूसरा हफ्ता जो है वो निकासी आब है और तीसरा हफ्ता जो है वो सरकारी इमारतों की सफाई सुथराई और उसके साथ जुड़ा जो इर्द गिर्द का माहौल है उस पर मुश्तमिल है। लिहाजा इस प्रोग्राम का मकसद जो है वज़ीर आला पंजाब की हदायत पे आवाम तक जो इंतज़ामिया की रसाई है उसको यकीनी बनाना है
और जो अवाम के वो मसाइल जो इंतज़ामिया की नज़रों से उजल रहते हैं उसको भरपूर तवज्जो, तवानाई और तमाम तर सरकारी वसाइल के इस्तेमाल से आवाम की ज़िंदगियों में बेहतरी लाना है, उनके चेहरों पे मुस्कुराहटें बखेरना है। और सफाई जो निसफ़ ईमान है, एक मुसलमान की हैसियत से हमारा दीन भी बार बार उसकी तबलीग करता है और बार बार हमें हदायत करता है सफाई के मतलब। तो इसके लिए जो है वो दहलीज़ आप खिदमत आपकी दहलीज़ पर ये ऐप तैयार कर ली गई है और उस ऐप के ज़रिए जो है आवाम अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए अपनी तजावीज़, अपने सवालात और अपना जो उस मुश्किल घड़ी के अंदर रिलीफ वो चाहते होंगे वो उस ऐप के ज़रिए डाउनलोड करके हुकूमत को अपने दहलीज़ पे बुला सकते हैं, अपने मसाइल के तदारक के लिए तलब कर सकते हैं। और ये एक आवाम से हमारा जो राब्ता और रिश्ता है उसको और ज़्यादा मजबूत बनाएगा और आवाम की मुश्किलात जो है वो इंतज़ामिया के ज़रिए हुकूमती तरजीहात में सफ़े अव्वल के तौर पे शामिल हाल रहेंगी और इस तरह से एक अवामी दुखों का मदावा करने का जो वज़ीर का प्रोग्राम है वो अमली शक्ल इख्तियार करेगा। फरदौस साहिबा, आपने कहा कि सारिफीन जो है वो मोबाइल ऐप के ज़रिए जो खिदमत आपकी दहलीज़ पर की खिदमत हासिल कर सकेंगे। क्या जिन लोगों के पास ऐप मौजूद नहीं होगी या मोबाइल ऐसे मौजूद नहीं है, ऐप का इस्तेमाल करना नहीं जानते, वो भी इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे इससे? देखिए, इसके लिए तो आपका जो ओवरऑल एक डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया का स्ट्रक्चर है जो तहसील की सतह पे है, फिर आपके यूसी की सतह पे है, ये एक पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है जिसको ऑलरेडी इंतज़ामिया मॉनिटर करती है, सपोर्ट करती है, उसकी सहूलतकारी करती है। लेकिन एक लिंक उसमें मिस हो जाता है कि डे टू डे बेसिस पे जो काम हो रहे होते हैं वो इतने स्कैटर्ड होते हैं। कहीं पे हेल्थ केयर चल रही है, कहीं पे एजुकेशन, कहीं पे लाइवलीहुड, कहीं पे आपकी नालियाँ, गलियाँ, सीवरेज। तो जब आप उन सबको यकजा करके एक वीक के साथ जोड़ते हैं और सेपरेट वीक को डेडिकेट कर देते हैं किसी एक फैसिलिटी के लिए, तो उसके नताइज जो हैं वो ज़्यादा आसानी से आप बेहतर हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज जो है वो फिर एक स्कैटर्ड अप्रोच है जो तो चल रही होती है, लेकिन इसका मकसद ये है कि टारगेट अप्रोच के साथ चला जाए, टाइमलाइन के साथ चला जाए और जो लोगों के बुनियादी मसाइल हैं वो तरजीही बुनियादों में हुकूमत के कानून तक पहुँचे। और उसके लिए आपको जो सरकारी अमला, सरकारी दफातर और हर वक्त अवेलेबल जो हमारा एक इंतज़ामी ढांचा है उसकी रहनुमाई हर लम्हा दस्तयाब रहेगी। और ऐप के अलावा भी अगर आप चाहें कि आपकी आवाज़ हुकूमत के कानों तक पहुंच सके तो आपके टोल फ्री नंबर और जो सरकारी दफातर के अंदर लगे नंबर हैं उनमें भी आप अपनी तजावीज़ दे सकते हैं। वेबसाइट पे आप आके अपना नुक्ता नज़र रजिस्टर कर सकते हैं। और जो हुकूमत पंजाब की वेबसाइट्स हैं मुख्तलिफ, हमारी DGPR की, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की, आप उनको जो है अपने साथ मावन बना सकते हैं। सही है। फिरदौस साहिबा, ये भी बताइएगा कि क्या पूरे पंजाब के जो शहरी हैं इस सहूलत से इस्तेफादा कर सकेंगे और अजला को किस मैकेनिज्म के तहत तकसीम किया गया? देखिए, इसमें हमारे डिविजनल लेवल पे जो एक ऑलरेडी डिवाइडेड स्ट्रक्चर है उसको हम ये देख रहे हैं कि 9 डिवीज़न और 36 अजला और फिर तकरीबन 146 के करीब तहसीलें जो हैं, तो वो एक वक्त में सारे मुतहरक नहीं होंगे। उनकी जोनिंग की गई है और उनकी जोनिंग के मुताबिक जो है वो फुल फ्लैश्ड जो है वो टास्क ओरिएंटेड उनको जो असाइनमेंट्स दी गई हैं उसी के तहत जो है उनको डिलीवर करना है, फार्म करना है और आवाम को रिलीफ देना है। लेकिन हम देख रहे हैं, हम देखते आए हैं कि हफ्ता सफाई तो ज़रूर मनाया जाता है लेकिन उसके बाद इंतज़ामिया सुस्त पड़ जाती है। मुस्तकिल तौर पर सफाई और दीगर सहूलियात मुहैया करने के लिए हुकूमत का कोई हिकमत अमली है? क्या इक़दाम उसके लिए किए जा रहे हैं?
देखिए, इसको एक कंटिन्यूड कंसिस्टेंट रोड मैप में बदलने के लिए इसका एक मॉनिटरिंग स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया है कि ये सिर्फ चंद हफ्तों तक महदूद ये कैंपेन ना हो, ये वंस फॉर ऑल इंतज़ामिया की जिम्मेदारियों के अंदर ये सोच रिफ्लेक्ट हो और उसको एक सिटीज़न पोर्टल के साथ जोड़ के पीएम कंप्लेंट सेल्स, वज़ीर आला शिकायत सेल, ये सारे वो पोर्टल्स हैं जिनको एक दूसरे के साथ इंटरलिंक कर दिया जाएगा ताकि रेगुलर इसका फॉलो अप भी होता रहे और जहाँ कहीं गैप आइडेंटिफाई हो बर वक्त कार्रवाई कर उनको हर हाल में फिल किया जाए। ठीक है, फिरदौसा जी कुमान साहब, ये बताइएगा कि इस प्रोग्राम के तहत क्या टाइगर फोर्स भी हमें अपनी खिदमत अंजाम देती हुई नज़र आएगी, उसका भी कोई किरदार होगा? देखिए, इसमें सिविल सोसाइटी, टाइगर फोर्स, हमारी पार्टी के रज़ाकार और ओवरऑल तमाम समाजी तंजीमें, मीडिया और चेंबर्स और उसके साथ ट्रेड एसोसिएशंस और जितने अफराद हैं जो दूसरों के लिए जीना चाहते हैं, दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी में बेहतरी लाना चाहते हैं, हुकूमत उन सब को तकवीयत दे के पार्टनरशिप में ला के उनकी सोच की आबियारी करके अपनी अम्ब्रेला के ज़रिए उनकी वो तमाम जो दूसरों के साथ जुड़ा जज्बा है उसको बरूए कार लाएगी और उनकी जो नॉन गवर्नमेंटल एफर्ट्स और सपोर्ट है उसको यूटिलाइज़ करेगी एज आ प्राइवेट पार्टनर और उसमें हर मकतबा, हर सोच और हर फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाला जो शहरी है वो अपना फ़र्ज़ अदा कर सकता है और उनका मदावा करने में मावनत फ्राहम कर सकता है। फिरदौसा चेकवान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रही थे। शाल, अगर सफाई की बात है ना जहाँ तक, तो सिर्फ सफाई तो हम सब की जिम्मेदारी है, सफाई निस्फ ईमान है। तो आप अपने घर से कूड़ा उठाते हैं, अपने घर से उठा के ना साथ वाले के दरवाजे के सामने रख देते हैं, तो ये भी नहीं करना। बिल्कुल ऐसा ही है। और कचरा बैग्स जो हैं वो एक दफ़ा हुकूमत ने तकसीम किए थे, मतलब इस तरह के गार्बेज बैग थे जिनके अंदर बिल्कुल आप उनमें डालें और फिर बाहर गली में ना फेंकें। तो इस तरह की हुकूमत तो इनिशिएटिव लेती रहती है, हुकूमत इस तरह के इकदाम करती है, लेकिन हम लोग खुद क्या कर रहे होते हैं, जिस तरह के हमजा ने कहा कि हम लोग बाहर रोड्स पर रख देते हैं, तो ये भी हमें नहीं करना चाहिए। हमें अगर कचरा दान है तो उनमें फेंकना चाहिए। हुकूमत के सिर्फ करने से कुछ नहीं होगा, हमें अपनी सोच को भी बदलना होगा। हम यहाँ पर एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएगा। सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अगेन वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन, हम वापस आ चुके हैं और आपको आगाह करना चाहते हैं सेहत के हवाले से। ये एक बड़ी अहम खबर हमारे पास भी आई है कि माहिरीन सेहत का कहना है कि इस वक्त जो मुर्गियों में वायरल बीमारी फैल चुकी है वो सेहत के लिए बहुत ही मतलब नुकसानदेह हो सकती है, मुज़र है। और सेहतमंद मुर्गी को अपने सामने ज़िबा करवा कर ही गोश्त खरीदें। अदरवाइज़ अगर आपको कोई कह रहा है कि ये ज़िबा हुई हुई मुर्गी है, इसको खरीद लें, तो बिल्कुल ना खरीदें। हाँ, ये आप बिल्कुल ना करें। और वैसे आप चिकन को छोड़ भी सकते हैं कुछ दिन के लिए, ये आपकी मर्जी है। खैर, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कुछ लालची लोग इंतहाई कम कीमत पर मुर्दा मुर्गियों का गोश्त फरोख्त कर रहे हैं। पीएमए ने सूबाई हुकूमतों से गुजारिश की है कि वो अपने अपने खुराक के महकमों को मुतहर्रिक करें। दूसरी जानिब पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन ने एतराफ़ किया है कि पोल्ट्री फार्म्स में न्यूकासल नामी बीमारी फैल गई है, जो इंतहाई मुतअद्दी वायरल बीमारी है। इशाद बिल्कुल ऐसा ही है। और जो एसोसिएशन ने निशानदेही की है कि मुर्गी का गोश्त महंगा होने की वजह बीमारी का फैलाव भी है, जिसकी वजह से सप्लाई की किल्लत हुई है। इसी हवाले से कहा जा रहा है कि मुर्गियां एक नए मोहलिक वायरस एडिन्यू का शिकार भी हो रही हैं। लाहौर की वेटरनरी यूनिवर्सिटी में मुर्गियों के पोस्टमार्टम के बाद ये उन्होंने इंकशाफ किया है कि ये वायरस भी मुर्गियों में पाया जा रहा है। तो इस वक्त हम लोग यही आपको कहेंगे कि क्योंकि इसके ऊपर एहतियात ही की जा सकती है। मुर्गी अगर आप कुछ अर्सा नहीं भी खाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले महंगी हो गई थी, तब भी तो खानी छोड़ी थी लोगों ने। अभी जो है रेट्स कम हुए हैं, ये बात हो रही थी कि लाहौर में भी रेट्स कम हुए हैं। नए वायरस से रोज़ाना 4000 मुर्गियाँ हलाक हो रही हैं। यूनिवर्सिटी के माहिरीन के मुताबिक शहरी छोटी और कम उम्र मुर्गियाँ खरीदने से इज्तनाब करें और सिर्फ 2 किलो वजन वाली मुर्गियाँ ही खरीदें। इस पर हम बात करेंगे, माहिराना राय लेंगे कि कितनी सदाकत है, क्या करना चाहिए। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर कैसर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, ये बीमारी जो है आप लोगों ने बताया, ये है क्या, कितना जो है बुरे असरात ये रखती है, क्या इंसानों में मुंतकिल हो सकती है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। और देखें, ये एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है और इस तरह से है कि क्योंकि ये मुर्गी में वायरस आने के बाद हमारे जो इंडस्ट्री है पोल्ट्री की, ये बहुत इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है और जिसकी का नुकसान बहुत हो रहा है कि ये एसोसिएशन जो पोल्ट्री एसोसिएशन है मुताबिक कि ये 20 साल से मुर्गियों में वायरसेस आ रहे हैं और इसी तरह से मुर्गियां मरती हैं। लेकिन इस साल क्यों इतनी ज्यादा इनकी कीमतें बढ़ा दी गई, उसका जवाब एसोसिएशन ने ये दिया कि जी चूंकि मुर्गियां मर जाती हैं बहुत सारी, तो सप्लाई एंड डिमांड की वजह बन रही है और ये कीमत। लेकिन इशू ये है जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ये समझती है कि 20 साल से जब ये वायरस आ रहा है तो उसकी रोकथाम क्यों नहीं की गई। एसोसिएशन इसमें क्या मदद करती है, गवर्नमेंट क्या कर रही है कि इतनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है और मुर्गियां 4000 मुर्गियां रोजाना मर रही हैं, बल्कि इससे ज्यादा भी मर रही हैं। दूसरा हमारा पॉइंट ये है कि देखें, ये वायरस है लेकिन ये वायरस इंसान में मुंतकिल नहीं होता है। ये जरूर है कि जो लोग इसको हैंडल करते हैं, यानी कि जो मुर्गी का गोश्त बनाते हैं या वहां से जब घर पे आते हैं सार्फिन, तो उनको कुछ थोड़ा बहुत नजला जुकाम हो सकता है, लेकिन कोई ऐसी सीरियस प्रॉब्लम नहीं है ह्यूमन बीइंग में, कोई ऐसा प्रॉब्लम वायरस नहीं लगता और ना ही मुर्गी खाने से लगता है। लेकिन ये बात जरूर है, जो इम्पोर्टेंट बात जो आपने इंट्रो में भी कही है और जो हम पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन भी कह रही है कि ये बात हमारी नॉलेज में आई है और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये जो मुर्गियां मर जाती हैं वो मुर्गी भी लोगों के पेट में जाती हैं, वो टिक्के की शक्ल में और बर्गर की शक्ल में और पता नहीं किस तरह के। तो ये बहुत ही सीरियस बात है और इसलिए हमने जो फूड डिपार्टमेंट मौजूद है तमाम सूबाई गवर्नमेंट के पास, तो वो क्या कर रही है, वो क्यों नहीं इसको देखती है। और लोगों से हमने यही कहा है कि लोग जो है जब मुर्गी खरीदने जाएं तो वहां पर जो मुर्गी ज़बा हुई गोश्त पड़ा हुआ होता है, रखा हुआ, उसे इस्तेमाल ना करें। एक्टिव मुर्गी जो कि भाग दौड़ कर रही हो, जो इसको पकड़ते हैं तो वो भागती है, वो मुर्गी अपने सामने ज़बा कराएं और वही मुर्गी लें, तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा बेहतर रहेगा। लिहाजा दूसरी बात, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप तमाम लोगों ने देखा होगा कि जब मुर्गी लेने जाते हैं तो वहां पर जो ज़बा करने के बाद जिस कंटेनर में, जिस डिब्बे पे वो डाला जाता है, वो मेरे ख्याल है कभी धुलता नहीं है, इसका सफाई कभी है। तो ये एसोसिएशन की जिम्मेदारी है। कुछ लोग इसके अंदर, तमाम लोग ये नहीं मरी हुई मुर्गी नहीं उसको बेचते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि एसोसिएशन में बहुत अच्छे लोग हैं कि ये वो देखें कि ये कुछ लोग हैं आपके दरमियान, उनको ये रोका जाए। और हुकूमत की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है कि हुकूमत लोगों को इस तरह की कैसे साहब ये भी देखें कि आपने कहा कि जिंदा मुर्गी जो है वो अपने सामने चलती फिरती मुर्गी आपने ज़िबा करवानी है, उसके अलावा जो पड़ा हुआ गोश्त है वो नहीं करवाना है। ये तो बात हो गई, हमें पता चल जाएगा कि हम जिंदा मुर्गी ही खरीद रहे हैं, मुर्दा मुर्गी नहीं खरीद रहे। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि जो जिंदा मुर्गी चल फिर रही है इसमें वायरस है या नहीं? फिर एक होता है ब्रायलर मुर्गी है, दूसरी फिर देसी मुर्गी है, क्या दोनों में ही वायरस मौजूद है? दोनों ही लेते वक्त एहतियात करनी चाहिए? नहीं, देखिए, देसी मुर्गी में तो ये ऐसी कोई बात नहीं आई है और ये उमूमन ब्रायलर मुर्गी में आती है कि जहाँ पे जो इनके पोल्ट्री फॉर्म्स होते हैं और ये वायरस जो है ये बाहर से जो परिंदे आते हैं दूसरे ममालिक से, वो लेकर आते हैं। जो ये बताया जाता है एसोसिएशन के, जो इनकी पोल्ट्री एसोसिएशन के, कि जी ट्रेवलर्स होते हैं, बर्ड्स आते हैं, उनको नहीं रोका जा सकता है। तो लेकिन हम अपने फॉर्म्स के अंदर तो ऐसी एहतियाती तदाबीर अपना सकते हैं कि जिनसे कि उनकी जो है वो मुलाकात ना हो सके, उनके फॉर्म पे ये बाहर से जो बर्ड्स आते हैं वो उनसे कांटेक्ट ना हो। तो ये उनमें ही सिर्फ वायरस होता है, ये देसी मुर्गी में नहीं होता है। दूसरी बात ये है कि जब ये मुर्गी जब बीमार होती है, जब इनमें वायरस होता है तो वो डल हो जाते हैं, उनमें नज़ला जुकाम होता है, उनको सांस की तकलीफ हो जाती है। तो हमारा पॉइंट सिर्फ यही है कि अगर कोई मुर्गी आपको लग रहा है कि वो बैठी है, उसको पकड़ने जाते हैं, वो कुछ मूवमेंट नहीं करती है, कुछ पर नहीं हिलाती है, आपको लगता है कि ये डल है, एक्टिव नहीं है, तो प्लीज उसको ना लें। आप उसको वो कह दें कि यार दूसरी मुर्गी दे दो, ये वाली मुर्गी दे दो जो एक्टिव है, जो कि थोड़ा चल फिर रही है, खड़ी हुई है, बैठी हुई नहीं एक जगह पे। तो ये थोड़ा सा लोगों की आगाही, चूंकि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन एक पेशेंट फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन है और हम चाहते हैं कि सिर्फ लोगों की, आवाम को, और हम एक रिक्वेस्ट दोबारा आपके तवज्जुह से पोल्ट्री एसोसिएशन के लोगों से करना चाहते हैं कि देखिए, ये बार बार ये बातें आती हैं, खुदारा एक सर्वे करें, जितने भी शॉप्स हैं जगह जगह पे। लोगों ने पोल्ट्री पे जो पिछले दिनों हुआ ये है कि जो पिछले दिनों
इनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ, तो हर आदमी ने कहा कि जी पोल्ट्री फार्म खोल लेते हैं, इसमें बहुत ज्यादा मुनाफा है, तो लोगों ने पोल्ट्री फार्म खोल लिया। जब मुर्गी अब उनको ये नहीं पता कि क्या कैसे पैसे हमने हलाल कमाने हैं या क्या करना है, तो कुछ लोग इसमें आ गए हैं। तो मैं कहता हूँ एसोसिएशन थोड़ा सा वर्क करे, जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उनकी निशानदेही करें सरकार, और सरकार की जो बड़ी जिम्मेदारी है कि ये तमाम दुकानें जो खुली हुई हैं इनको देखें कि उनमें हाइजीन का कितना बड़ा इशू है। इसको कम से कम खुदारा देखा जाए कि लोग ग्लव्स पहन कम से कम मुर्गी ज़बा करें, लोग ग्लव्स नहीं पहनते हैं, वैसे ही उनका नेकेड हाथ होता है, और फिर डिब्बे का, और फिर जो वहाँ उनके नज़दीक जो गंदगी होती है फिर इसकी डिस्पोजल कैसे होता है, तमाम चीज़ों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि ये छोटी छोटी चीजें से आपके वायरसेस बहुत ज्यादा डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि एक आम तासुर ये है कि भाई जो भी हालात है, जब हमने उसको पका लिया है तो पकाने के बाद इतनी हीट के बाद तो जितना भी वायरस होगा वो तो खत्म हो जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आमतौर पर लोग ये भी सोचते हैं, फिर आप भी साथ ये कह रहे हैं कि ये इंसान में मुंतकिल नहीं हो सकता, तो फिर लोग एहतियात क्या करें और क्यों करें? नहीं, आप देखिए एहतियात तो मैंने बता दिया क्या करें। मैं सिर्फ इस बात पे कह रहा हूँ कि वायरस को खाने से आपको बीमारी नहीं लगती है। वायरस आपके जिस्म में किसी तरीके से नाक से मुंह के जरिए चला जाता है, और फिर ब्लड में आने के बाद या फेफड़े में जाने के बाद आपको प्रॉब्लम करता है। लेकिन अब वायरस को, जिसे आपने बिल्कुल सही कहा है कि लोग ये समझ रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक है, गर्म हो गया, लेकिन वायरस वैसे भी अगर आप किसी चीज को टच करके खा लेते हो कि एज सच उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पॉइंट सिर्फ ये समझना है कि आप मरी हुई मुर्गी या जो इंफेक्टेड मुर्गी है वो खाते हैं तो जाहिर है कराहियत आती है, या फिर आप खा लेते हैं। सर वो पकाने वाली बात बता दीजिएगा प्लीज कि वो कितना गलत तासुर है या दुरुस्त है, जो लोग सोचते हैं कि पकाएं तो जी सब कुछ ठीक हो जाता है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, देखिए, जब पकाने से बहुत सारी चीजें, बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स, ये डेफिनेटली इसमें बहुत सारे मर जाते हैं, लेकिन स्टिल बहुत सारे वायरस, बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं खासकर, वो बैक्टीरिया खाने से नुकसान करता है। ये बात आप समझ लें कि वायरस के खाने से इतना प्रॉब्लम नहीं जितना कि बैक्टीरिया होता है। ठीक है डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, आगे आपका पॉइंट बहुत शुक्रिया आपका। आप लोगों ने अगर मुर्गी लेने जाना है, आप लोगों ने फिर भी एहतियात करनी है, खा किसी बीमारी के बारे में आपने सुन रखा हो या ना सुन रखा हो, कोई भी चीज आप लेने जाए आपने तो चेक रखना है उसके ऊपर। आगे चलते हैं हम, और हमजा अवाम को सम्राट मिलने शुरू हो रहे हैं सीपैक के, और ये कहा भी जा रहा था पहले भी वज़ीर आज़म की जानिब से कि इसके सम्राट जो है वो जल्द अवाम तक पहुँचेंगे, और सुबह खैबर पख्तूनख्वा में पैक के तहत रशकई इक्तिसादी जोन का इफ्तिताह भी कर दिया गया है। और मंसूबे की कामयाब तकमील के बाद मुलाजमत के लाखों मौक़े पैदा होंगे और मुल्की मईशत को $34 बिलियन का फ़ायदा भी पहुँचेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल खैबर पख्तूनख्वा के इलाके नौशहरा के करीब रशकई सनती जोन का इफ्तिताह भी किया, और पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबे CPEC के तहत कायम होने वाला मुल्क में ये दूसरा खुसूसी सनती इलाका होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने ये कहा था कि रशकई न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में तामीर व तरक्की का नया दरवाज़ा खोलेगा, बल्कि ये CPEC का भी एक अहम हिस्सा साबित होगा, और इससे बहुत सारे मुलाजमतों के मौक़े मिलेंगे, बहुत सी सहूलियात जो हैं वो अवाम को मिलेंगी, अवाम इसके समरात से जल्द फैज़याब हो सकेंगे। अच्छा, लगभग $4 बिलियन की सरमायाकारी से मुकम्मल होने वाला ये मनसूबा 2 लाख मुलाजमतों के मौक़े भी पैदा करेगा। इस हवाले से भी वज़ीर आज़म साहब ने कहा है। अब हम बात करेंगे सदर सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री शेरबाज बिलोर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिलोर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। रशकई इकनॉमिक जोन खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के लिए कितना सिग्निफिकेंट मंसूबा है, आप क्या देख रहे हैं? वालेकुम सलाम जी, ये रशकई इकनॉमिक जोन जो है एक नया स्टेप है जो हुकूमत पाकिस्तान ने लिया है इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ, और मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा मंसूबा है, क्योंकि इससे हम देख सकते हैं कि जॉब्स भी क्रिएट होगी हमारे सूबे में, और काफ़ी आगे की तरफ जो है जो हमारी सूबे की यूथ है उनको भी मौके मिलेंगे और जॉब्स भी मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से काफ़ी एक अच्छा मंसूबा है, स्टेप फॉरवर्ड है इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ। ठीक है। अच्छा बिलोर साहब, क्या वाकई रशकई इकनॉमिक जोन से लाखों अफराद को नौकरियां मिलेंगी जो कि कहा जा रहा है, और क्या नौजवानों को जदीद सनत में काम करने के लिए तरबियत देने के हवाले से भी कोई काम हो रहा है इस वक्त?
बिल्कुल जी, हम भी इन टच है जी CRBC के साथ, और ये है कि जॉइंट वेंचर्स की तरफ हम फोकस कर रहे हैं कि पाकिस्तानी और चाइनीज़ की जॉइंट वेंचर्स हो जाए। इसमें से ये फ़ायदा होगा कि एक तो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट भी आएगी, चूँकि चाइनीज़ के भी आइडियाज़ आएंगे और फिर हमारे लोकल्स के भी जो जितने आइडियाज़ हैं वो भी होंगे, तो मेरे ख्याल से काफ़ी जॉब्स इसमें बन सकते हैं। ये जो रशकई की आप लोग बात कर रहे हैं, ये फ़ेज़ 1 है, इसमें इंशाल्लाह फ़ेज़ 2 के भी ये लोग जो है लॉन्च करेंगे, जिसमें और ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लग सकेंगी जी। ठीक है बिलोर साहब, ये भी बता दीजिएगा, हम रशके इकनॉमिक जोन की बात कर रहे हैं तो कुछ हमें बता सकते हैं कि कौन कौन सी सनतें लग रही हैं यहाँ पर? आप क्या समझते हैं कि बैरूनी सरमायाकार इसमें दिलचस्पी रख रहे हैं? काफ़ी ले रहे हैं जी। जैसे कि मैंने आपको कहा है, हम इन टच है चाइनीज़ के साथ, और सरहद चैम्बर की तरफ से हम हैंड होल्डिंग भी कर रहे हैं। लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट को चाइनीज़ इंडस्ट्रियलिस्ट से हम मिलवा भी रहे हैं, और इसमें ये फ़ायदा है जी कि जैसे कि आपको पता है, कल इमरान खान साहब ने लॉन्च की है स्टील इंडस्ट्री की, इसके साथ पाइप्स की, ब्लॉक्स की, और काफ़ी इंडस्ट्रीज़ जो है लगना शुरू हुई हुई है रशकई में। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में मज़ीद मुआशी जोन्स भी बनाए जाने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था, आपके पास इस हवाले से कोई तजावीज़ हैं जो आप हुकूमत को देना चाहते हो? जी, ये जो इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, जॉब्स क्रिएट होंगी, जो हमारी गरीब आवाम है उनको फ़ायदा होगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा लैग करती है KP की जो हुकूमत है इंसेंटिव्स में। जैसे कि आपको पता है, हमारा सूबा जो है वॉर ऑन टेरर की भी वो सफ़र कर चुका है, और इसके साथ जो है पंजाब में हुकूमत काफ़ी इंसेंटिव्स देती है अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को। जैसे कि आपको पता है, हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी की एक्ट है 2016, वो नहीं इम्प्लीमेंट हो चुकी थी जब हम आए हैं, जब मेरा टेन्योर शुरू हुआ है, और अभी इन्होंने एक फिर पॉलिसी बना दी 2020 की। तो हुकूमत से हम यही कह सकते हैं कि जो इंसेंटिव्स है ये देनी चाहिए, और नई इंडस्ट्री तो आ ही जाएगी इकोनॉमिक जोन से, लेकिन जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ है, जो बिजनेसमैन सफ़र कर चुके हैं वॉर ऑन टेरर की वजह से, जो मौजूद थे KP में उस दौरान, उनको भी इंसेंटिव्स देने चाहिए और उनके बहाली के लिए स्टेप्स लेने चाहिए हुकूमत को। बिल्कुल ठीक है बिलोर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह से आप बात कर रहे थे और उनका यही कहना है कि मज़ीद मौक़े जो हैं वो पैदा हो सकते हैं, और KP गवर्नमेंट जो है इकोसिस्टम की वो बात कर रहे थे कि वो अगर हमें कुछ इंसेंटिव भी दिए जाएँ उसके अंदर तो ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अब जो बात की जा रही थी, हम ये देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता समरात भी आवाम को मिलना शुरू हो जाएंगे, और टेक्निकल एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, और तभी आपको मुलाजमत के मौके जो हैं वो मिल सकेंगे, आप उनका फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। हम आज जो है वो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान समेत एक UN अमन मिशन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो पाकिस्तान ने 30 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा में 1947 में शमूलियत इख्तियार की, और अमन मिशन के लिए पाकिस्तान की मुआवनत का आगाज़ 1960 में किया, और पाकिस्तान 60 साल में 26 ममालिक में 46 अमन मिशन में हिस्सा ले चुका है। बिल्कुल ऐसे इशाल, और पाकिस्तान अमन ऑपरेशन में ख़वातीन दस्तों को तैनात करने वाला वाहिद मुल्क है, और पाकिस्तानी ख़वातीन के दस्तों ने अमन और इंसानियत की खिदमत के लिए मिसाली किरदार अदा किया है। तो ये अहम दिन है जो आज मनाया जा रहा है, जिस हवाले से हम आपको बता रहे हैं। अब अमन मिशंस की बात हो रही है, आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान ने भी 1947 में हमें बताया कि जी के शमूलियत जो है अक़वाम मुत्तहिदा में इख्तियार की थी। अमन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और UN को अपना किरदार जो है वो अमन के लिए भी अदा करना है। बिल्कुल ऐसा ही है, और हम लोग देखते हैं कि कोई भी कौम जो है वो जब तक इंतशार से निकलती नहीं है वो तरक्की नहीं करती है। वही कौमें जो हैं जो तरक्की कर रही हैं, हम देखें तो वो आपस में उनमें बड़ी मोहब्बत, बड़ी यगांगत पाई जाती है, या फिर कहा जाए कि उनके आपसी जो मिजाज हैं उनमें बड़ी मोहब्बत होती है, अमन जो है वो होता है। तो फिर जब अमन का गहवारा होता है एक मुल्क, तो वो खुद ब खुद तरक्की करता चला जाता है। अमन समाज की तरफ बढ़ना चाहते हैं, और उसके लिए जो है सारे लोग जो काविशें कर रहे हैं उनके किरदार को सराहा जाना चाहिए। पाकिस्तान जो काविशें कर रहा है वो हमने आपको बताया। पाकिस्तान 60 साल में 26 मुल्कों में 46 अमन मिशन जो हैं वो भेज चुका है, और पाकिस्तान अमन ऑपरेशंस में हमने जिस तरह से आपको बताया कि ख़वातीन दस्ते जो है भेजने वाला वाहिद मुल्क है। तो हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, पूरी दुनिया को जो है अपनी कोशिश करनी चाहिए, और हम उम्मीद यही करते हैं कि पूरी दुनिया जो है एक अमन का गहवारे की आप बात करी थी कि हम जो है सोसाइटी के अंदर अमन ला सकेंगे। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, आपने कहीं नहीं, इसके बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान।
कराची की बात करेंगे। कराची पाकिस्तान की मुआशी सरगर्मियों का मरकज़ है, हम सब जानते हैं, और शहर कायद की तरक्की मुल्क की तरक्की भी करार दी जाती है, ये भी हम सबको पता है। मगर सिंध में अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल, चोरी डकैती, लूटमार, स्ट्रीट क्राइम्स और अगवा बराए तावान जैसी वारदातों में इजाफा लम्हा फ़िक्रिया है, और इस बारे में हम सब सोचते तो हैं, हुकूमत क्या करती है इस बारे में हम सोचने से कासिर हैं। और हालिया अगर हम देखें तो शिकारपुर में जो डाकुओं के हाथों पुलिस एहलकारों की शहादत थी, इस वाक़े ने एक मरतबा फिर हुकूमत सिंध की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा दिया है। सिंध में हर गुजरते दिन के साथ हम देखें तो डकैती हो गई, लूटमार हो गई, स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हो गई, खासतौर पर अगवा बराए तावान हो गई। इन वारदातों में 1-2 साल के दौरान गैर यकीनी तौर पर इजाफा हुआ है। क्यों हुआ है, कुछ समझ से बाहर हैं चीज़ें। हैरत की बात यही है कि IG सिंध का अपना ज़िला शिकारपुर सबसे ज़्यादा मुतासरा है, जहाँ अगवा बराए तावान की वारदातें दीगर रीजन या अज़ला की निस्बत बहुत ज़्यादा होती हैं। और सिंध में अपोजिशन रहनुमाओं के मुताबिक ये पीपल्स पार्टी के लोगों के कहने पर पुलिस अफसरान को लगाया जाता है, यानी मतलब मेरिट पर नहीं लगाया जाता। और साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी कि पुश्त पनाही की जाती है, बाज़र अफराद साथ शामिल होते हैं। 2019 के पुलिस ऑर्डर के बाद जो है ये तमाम जो कंट्रोल कहा जा रहा है कि सिंध हुकूमत के मातहत है, इसलिए मसाइल जो हैं बहुत ज़्यादा होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वज़ीर आज़म ने भी सिंध में हालिया बदअमनी का सख्त नोटिस लिया है और शिकारपुर में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। DIG लाड़काना के मुताबिक अब तक डाकुओं के 260 से ज़ायद ठिकाने तबाह किए गए हैं और 9 जो हैं वो मुहवी उनको भी बाजियाब कराया गया है। अब जो ऑपरेशन किया जा रहा है उसके ऊपर नोटिस लेने के बाद ऑपरेशन किया जा रहा है, पहले ही अगर पुश्त पनाही ना की जाए, इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल में हालात काफ़ी कंट्रोल। अच्छा, हम जानते हैं कि अपोजिशन का मौक़िफ़ क्या है इस मसले का हल। अपोजिशन जो सिंध में मौजूद है उनके पास क्या? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप ये जो लाकानूनियत है इसकी बुनियादी वजह क्या समझते हैं? क्या ये सिंध हुकूमत की कोताही है, गलती है, या फिर पुश्त पनाही है, बाअसर अफराद का उन लोगों को सपोर्ट करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया 92 का और आप दोनों दोस्तों को मेरा सलाम। देखिए, बात ये है कि मैं आपको हकीकतन एक बात बता रहा हूँ कि आपने शिकारपुर की बात की, आपने कच्चे की बात की, आपने तो ये पूरे पाकिस्तान की अलमिया है। इस वक्त सूरत हाल पूरे पाकिस्तान का है, लेकिन ख़ास तौर पे सिंध और फिर बिलखुसूस कराची। देखिए, कराची वो शहर है जहाँ पर पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। 95% रेवेन्यू कमा के वो सूबे को देता है और 65% रेवेन्यू वो वफाक को देता है। अगर वहाँ की ये हालत हो तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। तो मैं इस सिलसिले में हमेशा बात करता हूँ, हर फोरम पे बात करता हूँ, आपके चैनल पे भी कई दफ़ा बात कर चुका हूँ कि ये जो 18वीं तरमीम है इससे हमें कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन इसके अंदर जब कोई चीज़ आप अच्छाई के लिए लेकर आते हैं, लेकिन जब उसमें कोई खामियाँ कमज़ोरियाँ नज़र आती हैं तो उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने हमेशा ये बात की, पार्लियामेंट में भी की कि जी पुलिस रिफॉर्म्स लाने चाहिए, क्योंकि अगर पुलिस रिफॉर्म्स लाएंगे तो उससे बेहतरी आएगी। तो अच्छा, उसमें फॉर एग्जांपल मैं आपको कराची शहर की एक बात करता हूँ, आपने मुझे 2 मिनट दे दीजिएगा तो मेरा सारा मौक़िफ़ आपकी समझ में आ जाएगा। मेरा कहना यह है कि पूरी दुनिया के अंदर मेट्रोपॉलिटन पुलिस होती है, हमारे यहाँ क्यों नहीं होती? देखिए, हमारे यहाँ अगर मुकामी पुलिस होगी, मुकामी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस होगी, मुकामी थाने के लोग मुकामी होंगे तो बहुत सारे चीज़ें आसानी से काबू पाई जा सकती हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे आपने ख़ुद अपने उसमें बताया कि लोग सिफारिश के तहत लगते हैं, लोग किसी के कहने पर लगाए जाते हैं। तो जब वो किसी के कहने पे लगाए जाते हैं, सिफारिश पे लगते हैं, तो फिर उसके पीछे कोई ना कोई मफादात भी होते हैं। देखिए, ये हो नहीं सकता कि इतने बड़ी तादाद के अंदर कच्चे में या सिंध के अंदर या राजनपुर में है, इतने बड़ी बड़ी हैवी वेपन्स के साथ, जो वेपन्स हमारे आम पुलिस वाले के पास भी नहीं है, वो डाकुओं के पास होते हैं, वो लोगों के पास होते हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब, यही एक मुद्दा है जिसके ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं कि अंदरूनी सिंध के कच्चे में हम देखें कई दहाइयों से डाकुओं का राज है। क्या वफाक और सिंध हुकूमत की इस हवाले से कोई कोऑर्डिनेशन है जो अब ऑपरेशन होने जा रहा है? और फिर दूसरा, वहाँ पर पुश्त पनाही के बगैर इतना जदीद असलहा पहुँचता कैसे है? अच्छा, देखिए, आप मज़े की बात यह है कि आपकी कोई गाड़ी चोरी हो जाती है जी। मैं एक मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ कि आपकी कोई गाड़ी चोरी हो जाती है तो आप
पुलिस वाले के पास नहीं जाते, आप किसी बासर आदमी के पास जाते हैं, यार मेरी गाड़ी चोरी हो गई है, उससे बाजियाब करा दो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आवाम को भी ये पता है कि इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा आदमी है जिसके सरपरस्ती में ये सब कुछ हो रहा है। उसकी मर्जी के बगैर हो नहीं सकता, क्योंकि वो उनको अपने लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जब आप किसी को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर वो 25% आप अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो 75% वो खुद अपने लिए इस्तेमाल कर रहा होता है अपने आप को। तो मतलब ये कि देखें, एक तो ये कि हमें पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक नहीं बनाना। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। या देखें, हम इंडिया या किसी और जगह की बातें नहीं करते, हम तो अपने मुल्क की बात करेंगे कि मैं एक दफ़ा जा रहा था और रात के टाइम मेरी गाड़ी ख़राब हो गई और मुझे बराबर में बैठे हुए 2 आदमियों ने मजाक किया या सच किया कि उसने कहा ये कच्चे के करीब गाड़ी बंद हो गई। आप यकीन करें, हम 4 आदमी गाड़ी के अंदर थे, हमें ऐसा लगा जैसे हमारे हालत ही ख़राब हो गई, हार्ट अटैक हो जाएगा। कोई भी रोशनी दूर से नज़र आती थी तो ऐसा लगता था कि अब कोई डाकू आ गया। तो ये जब सूरत हाल हो कि लोग बाहिफाजत सफ़र ना कर सकते हों, उनकी चीज़ों की, उनकी ज़मीनों, अच्छा ये बहुत सारी इसके पीछे कहानियाँ है कि ज़मीनों पे कब्जा करना है उनको इस्तेमाल करते हैं, कोई सियासी फ़ायदा उठाना है उन्हें इस्तेमाल करते हैं। तो ये मतलब जब तक हम सरपरस्ती नहीं ख़त्म करेंगे, जब तक हम पुलिस रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे है, और जब अभी आप देखें, जब हुकूमत ने सिंध से कहा, वफाक ने कि जी आपको अगर हमारी मदद चाहिए तो हम फ़ौज और रेंजर्स की मदद भी आपको देने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने कहा नहीं जी अभी नहीं चाहिए, जब ज़रूरत होगी तो तब चाहिए। भाई ज़रूरत इससे ज़्यादा कब होगी? जो सूरत जहांगीर साहब, आप ये समझते हैं कि एक दफ़ा एक जामे ऑपरेशन की बात की जा रही है कि एक दफ़ा जो है ना एक ऑपरेशन बड़ा कर दिया जाए, एक बेहतरीन ऑपरेशन हो जिसके बाद ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम देखते हैं कि पहले भी ऑपरेशन तो किए जाते हैं, ये मुसलसल होने वाला काम है या फिर एक ऑपरेशन से फ़ायदा होगा? अच्छा देखें, ये एक दफ़ा ऑपरेशन कर लेंगे, आप 100 में से 50 पकड़ लेंगे, 25-30 मार देंगे, बाकी कहाँ चले जाएंगे? बाकी इधर उधर हो जाएंगे। लेकिन वो फिर दोबारा मौका मिलने के बाद वो फिर दोबारा अपने आप को वो कर लेंगे। अच्छा, जिस तरह की सोशल मीडिया में आपने देखा कि वो वीडियो आई है इस किस्म की दर्दनाक, और फिर मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं कि ये जो हमारे पास ये जो माफिया, ये जो आजकल सोशल मीडिया है या ये जो मीडिया के अंदर दिखाया जा रहा है, जैसे इंडिया के अंदर दिखाया जाता है कि जी वहाँ बड़ा ताकतवर एक बदमाश है, एक इलाके का बड़ा बना हुआ है कोई, तो वो सारी चीज़ें देख के हमारा बेरोजगार नौजवान भी है उस तरफ चला जाता है। तो 2 चीज़ों का करना बहुत ज़रूरी है हुकूमत के लिए, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो चाहे वो वफाकी। एक तो नौजवानों के रोज़गार का इंतज़ाम जो है वो बहुत ज़रूरी है कि उसका किया जाए, और दूसरा ये कि अपनी जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्हें मजबूत किया जाए। उन्हें जब तक आप मुकामी नहीं बनाएंगे ये मसला आपका हल नहीं होगा। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि हम ये सुनते आए हैं कि असर रसूख के बिना पर सियासी मुहर्रकात को मद्देनज़र रखते हुए जो भर्तियाँ की जाती हैं, जो अफसरान लगाए जाते हैं वो लगाए जा रहे हैं। क्या ऐसा कहना दुरुस्त है? ऐसा हो रहा है? ऐसी ही प्रैक्टिस है कि जो अफसरान लगाए जाते हैं वो सियासी कॉल्स पर लगाए जाते हैं? बिल्कुल ऐसा ही होता है। हर आदमी अपनी पसंद का SHO लगाता है, हर आदमी अपनी पसंद का DSP लगवाता है, लेकिन आप यकीन करें, मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं, जहां हम उनकी शिकायत भी करते हैं वहां पे हमें उनकी अच्छाइयों का भी जिक्र करना चाहिए। अब मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से है, मैं यहाँ से MNA हूँ, लेकिन हमारे यहाँ का जो DIG है या अभी SSP खातून है, आप यकीन करें बहुत ही मतलब फ़ौरन रिस्पांस भी देते हैं। कोई बात हो, किसी की ज़रा सी भी हम किसी SHO की शिकायत कर दें तो उसको फ़ौरन तब्दील भी कर दिया जाता है। तो लेकिन इस तरह से चीज़ों को जब करेंगे आप अपने मुंतखब नुमाइंदों को रिस्पांस देंगे, और फिर वो भी जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनका भी ये काम है कि वो अपनी ज़ाती उसके लिए इस्तेमाल करने के बजाय आवाम के फ़ायदे के लिए अगर अच्छे ऐसे पुलिस ऑफिसर्स लगवाएंगे तो उससे इलाका बेहतर होगा। क्योंकि मेरा अगर इलाका सुकून में होगा, मेरे इलाके के अंदर ये बदअमनी नहीं होगी, ये चोरी डकैतियाँ नहीं होंगी, तो ये मेरे लिए आसानियाँ होंगी। लेकिन जब ऐसा होगा तो फिर वो मेरे लिए भी परेशानी है। ये तो फिर वही बात हो गई ना कि किसी भी बासर बंदे की कॉल जाएगी तो वहाँ पर कोई SHO या कोई भी DSP कोई भी कार्रवाई कर रहा होगा तो उसको रोक दिया जाएगा या मुअत्तल कर दिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, अगर वो आदमी, मैं ये भी कहता हूँ कि अगर ये चाहिए कि अगर कोई बायसर आदमी अगर अच्छा पुलिस अफसर है या पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर इस तरह की वो आ गई हैं रिफॉर्म्स कि वो बताए कि जी ये जो मैंने इस मुजरिम को छोड़ा था ये इसके आदमी के कहने पे छोड़ा था, ये रिकॉर्ड मौजूद है, ये फ़ोन रिकॉर्ड मौजूद है, ये इसने इस वक्त फ़ोन किया था मुझे, तब मैंने इसको छोड़ा था, और ये इसके छोड़ने के बाद दोबारा इसने ये वारदात की है या पहले इस वारदात के ये अंदर इन्वॉल्व था।
तो जब लोगों को ये पता चलेगा कि जी हमारा नाम भी रिकॉर्ड्स में शामिल हो जाएगा, हमें भी तहकीकात के लिए बुलाया जाएगा कि भाई आपने क्यों छुड़वाया था इसको, तो उससे फिर लोग अपने आप को दूर रखेंगे। वो तो गिरफ्तारियों के बाद तो मामला अदालतों को देखने चाहिए और अदालतों को ही छोड़ना चाहिए। खैर मामला यह है कि हम पुलिस रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। हलीम आदिल शेख साहब ये कह रहे हैं कि कई MNAs हैं, कई MPAs हैं कि जिन पर जो डाकुओं की पुष्ट पुनाही करते हैं, वो डाकुओं को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं और खुफिया इदारे भी कई लोगों का नाम ले चुके हैं। इधर कौन सी रिफॉर्म्स करेंगे हम, इधर हम क्या करेंगे? अच्छा देखिए, मैं यही आपसे मैंने एक बात की कि पुलिस रिफॉर्म्स का मतलब ये है कि अगर एक मुकामी पुलिस होगी तो फिर ये है कि यकीनन वहाँ के MNA MPAs को या मुंतखब जो भी चेयरमैन वाइस चेयरमैन है उससे पूछा जाएगा कि भाई आपके कहने पे ये लगाया, आपने लगवाया ये, तो वो जवाबदेह तो होगा ना कि उसके इलाके के अंदर सारी गड़बड़ होगी तो लोगों को भी पता होगा कि भाई ये जो हमारा SHO है ये फलानी गली में रहने वाला शख्स है। अच्छा देखिए, उससे होगा क्या, मैं जो बार बार ये बात करता हूँ कि ये रिफॉर्म कि अगर फॉर एग्जांपल SHO मुकामी है तो अगर उसको तो नहीं पता ना कि ये जो वारदात हुई है इसके घर के अंदर हो गई है, तो वो अपने घर की तो हिफाजत करेगा ही करेगा, जिस जगह का रहने वाला होगा, जिस पुलिस वाला। अब एक आदमी को आप पंजाब से लाकर, KPK से लाकर, अंदरूनी सिंध से लाकर कराची के किसी हल्के में आप SHO लगा देते हैं तो उसकी क्या सिंपैथीज होंगी उस इलाके के साथ, तो वो तो बेफिक्र हो, कहेगा जी मेरे बच्चे तो शिकारपुर में रहते हैं, यहाँ पे अगर किसी के साथ हो रहा है तो मैं क्या करूँ, वो फिर वो ड्यूटी पूरी। लेकिन जब उसको ये पता होगा कि मेरा घर खतरे के अंदर है तो वो उस घर की हिफाजत भी कर रहा होगा। ठीक है आफ्ताब जहांगीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पक्ष से आप बात कर रहे थे जो सिंध के मसाइल हैं, ख़ासतौर पर लॉ एंड ऑर्डर के, हम उम्मीद यही करते हैं कि वो हल होंगे। और हम हुकूमत की अगर बात करें, वफाकी हुकूमत की, इस वक्त मुआशी तरक्की के बहुत दावे किए जा रहे हैं, दूसरी जानिब एक सरकारी इदारा ही हुकूमती दावों की नफ़ी करता हुआ भी नज़र आ रहा है। वफाकी दायरा शुमारियात ने समाजी और मयारात ज़िंदगी से मुतल्लिक एक सर्वे करवाया इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही। और इस सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 38% घरानों के मुआशी हालात को पहले से ज़्यादा बदतर करार दिया गया है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 12% घरानों ने घरेलू मुआशी हालात को पहले से बहुत ज़्यादा बदतर करार दिया है, और जो 25-26% हैं उन्होंने कहा है कि पहले से बदतर हैं, और फिर 46% घरानों ने यह भी कहा है कि घरेलू मुआशी हालात जो हैं वो पहले जैसे ही हैं, मतलब कोई हालात ना बेहतर हुए हैं ना ही ज़्यादा ख़राब हुए हैं। अच्छा, अगर हम सूबाई तौर पर बात कर लें तो सिंध में सबसे ज़्यादा 29% घरानों ने घरेलू मुआशी हालात को बदतर करार दिया है। दूसरे नंबर पर खैबर पख्तूनख्वा है, 27% है यहाँ पर नंबर जो बताया जा रहा है। पंजाब में 25 और बलोचिस्तान में 22% घरानों ने घरेलू मुआशी हालात पहले से बदतर कहे हैं। हुकूमती सर्वे के मुताबिक मुल्क के 16.4% घराने खुराक की शदीद या मोतदिल ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, इसका जो है सामना भी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और हम लोग बार बार कहते हैं कि जी हालात, मुआशी हालात जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं, आशारिये मुस्बत हो रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं, लेकिन इन तमाम तर दावों के बावजूद हालात जो हैं इनके ऊपर हम बात कर लेते हैं। फूड सिक्योरिटी के लिए वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी जमशेद इकबाल चीमा हमारे मौजूद हैं। चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको वेलकम कहते हैं। सर, जो हुकूमती सर्वे के मुताबिक मुल्क के 16.4% घराने जो हैं खुराक के शदीद या मुतदिल ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना कर रहे हैं, इस ग़िज़ाई किल्लत की बड़ी वजूहात क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये कि ये आप दो फिगर्स बोल के तो आप कह रहे हैं कि ये आप कह लें मुतज़ाद हैं। ये दोनों फिगर्स मुतज़ाद नहीं हैं, दोनों फिगर मिलती जुलती हैं। अच्छा, पहली बात ये है कि उन्होंने कहा है कि जी 15.9 या 15.8% लोग थे जो पहले ग़िज़ाई किल्लत का शिकार थे, अब ये 16.4 हो गए। तो दूसरा ये कि गवर्नमेंट कह रही है कि 4% GDP ग्रोथ हुई है, तो वो अगर वो 4% हुई है तो फिर ये बात गलत कैसे हो, मतलब ये फिर फिगर उनकी गलत है। देखें, ये फिगर दोनों ठीक है। पहली बात आप गौर करें तो हम कह रहे हैं 4% GDP ग्रोथ हुई है, ये बात बिल्कुल ठीक है, इससे ज़्यादा होगी, कम नहीं होगी। दूसरी बात ये है कि लोगों के मतलब फूड इनसिक्योरिटी जो है बड़ी है, उसमें फिर आप साथ ही इसके फिगर मिला के दो फिगरों को जोड़ के देखें कि इन्फ्लेशन कितनी हुई है। तो इन्फ्लेशन आपके लिए 6%, 7%, 8% के हिसाब से चल रही है। अगर 6 या और फूड में थोड़ी सी इससे ज़्यादा है। सो अगर आप कह लें कि 7-8% इन्फ्लेशन हो और GDP ग्रोथ या इनकम लेवल जो 4% बढ़े, तो इसका मतलब है कि आपने लोगों के हालात में बेहतरी नहीं हुई।
बेसिक जो बात है कि आपने इम्प्रूवमेंट कहाँ किया है, हुकूमत किस बात का क्रेडिट लेती है? हुकूमत क्रेडिट इस बात का लेती है कि दुनिया में 21% से लेके अक्सर मुल्कों में 8%, 6%, 7% और मैक्सिमम जो बदतरीन मुल्क थे वहाँ पे 21-22% तक जीडीपी नेगेटिव हुआ है। पाकिस्तान ने कोरोना को बेहतर मैनेज किया। यहाँ पे पिछले साल 0.4% जीडीपी कंट्रैक्ट किया, कम हुआ, और इस साल 4% बढ़ गया है। ये अगर परफॉर्मेंस देखें तो दुनिया के शायद टॉप के 2-3 जो मुल्क हैं उसके मुकाबले की परफॉर्मेंस है ये। आप इसको नॉर्मल हालात में बिल्कुल ना देखें, इसे स्पेशल हालात में देखें। और दूसरी जो बात है कि दुनिया में एक साइकिल आता है कि जिसमें फूड इन्फ्लेशन 10-15 साल 12 साल बाद बढ़ती है। इस वक्त पूरी दुनिया में आप कह लें कि 4-5 बड़ी फसलें जो हैं, सोयाबीन से लेके पाम ऑयल से लेके दालों से लेके गंदम तक, काटन तक, चावल, मकई, हर फसल जो है महंगी हुई है। फूड इन्फ्लेशन पूरी दुनिया का एक फिनोमिना है। वो पाकिस्तान को भी आप कह लें करता है, असरअंदाज होता है। हमारे यहाँ सिर्फ फूड में सिर्फ और सिर्फ गंदम का रेट फिक्स है, बाकी किसी चीज़ का रेट फिक्स नहीं है। वो इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक चलता है। हम या इम्पोर्टर हैं या एक्सपोर्टर हैं, प्राइस फिक्स नहीं है। लिहाजा अगर दुनिया में प्राइस बढ़ती है तो यहाँ भी बढ़ती है। जब प्राइस फूड की बढ़ी है 7-8% और आपकी इनकम बढ़ी है 4%, तो फिर जो लोग थोड़े से ऊपर गए हैं, ये इसका मतलब है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस बेहतर रही है। और वो बेहतर इसलिए रही है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ज़्यादा ट्रांसपेरेंटली जो हैव नॉट्स थे उनमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फंड्स किया है, जो सपोर्ट किया है, वो सपोर्ट बेहतर अंदाज में किया है। चीमा साहब, ये बताइएगा, इदारा शुमारियात की जानिब से जो सर्वे किया गया है जिसकी हम बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा ग़िज़ाई किल्लत बलूचिस्तान और सिंध में है। क्या उन जगहों पर ग़िज़ाई किल्लत पर काबू पाने के लिए आपके खुसूसी प्रोग्राम तश्कील दे रहे हैं? देखिए, इसमें पहली बात तो ये कि जो पुरानी ग़िज़ाई किल्लत ज़्यादा होती थी वो नंबर 1 बलूचिस्तान के 10 अजला में थी। जो 20 मोस्ट इनसिक्योर डिस्ट्रिक्ट थे उसमें 10 बलूचिस्तान के थे, 9 केपी के थे, 1 सिंध का था। अब जो नया सर्वे आया है इसमें अगर ग़िज़ाई किल्लत बलूचिस्तान और सिंध में ज़्यादा है तो इसका मतलब सिंध गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस ज़्यादा ख़राब हुई है। इसका मतलब उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। और फिर साथ इसका मतलब क्रेडिट जाता है केपी गवर्नमेंट को कि इसका मतलब केपी गवर्नमेंट ने अपने नंबर या अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे ये जो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान नॉर्मली रेन फेड एरिया है। रेन फेड एरिया में रेनफॉल पे बड़ा डिपेंड करता है। पिछले एक पूरा डेकेड गुजरा है जिसमें आप पहले वहाँ पे रहा है ये एक ड्राउट कंडीशन रही है। ड्राउट कंडीशन ने बलूचिस्तान को बड़ा बैडली हिट किया है। लेकिन सिंध जो है ये तो आप पाकिस्तान का 42% इरीगेशन वाटर इसको जाता है। वहाँ पे रेन फेड का इशू नहीं है। यहाँ पे जितनी खुराक होती है वो नहरी इलाके में होती है, वहाँ दरिया का पानी आता है और पानी पिछले सालों में ठीक रहा है, ज़राअत ने तरक्की की है। इसके बावजूद अगर फूड इनसिक्योर है तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट बड़ी ही नालायक है, गवर्नमेंट ने परफॉर्म नहीं किया। सो बिलावल साहब जो रोज़ आके टीवी पे बैठ के तकरीरें करना शुरू करते हैं, मैं समझता हूँ उन्हें वहाँ परफॉर्म करना चाहिए। मुराद अली शाह को खींचना चाहिए, या खुद परफॉर्म करें या मुराद अली शाह परफॉर्म करे। और जरदारी साहब को भी बैठ के जो पैसे बनाने की आदत है छोड़ के यहाँ पे देखें 5-5.5 करोड़ का सूबा है, 5.5 करोड़ का सूबा जो वो इन पे डिपेंड करता है, उसकी किस्मत के मालिक चीमा साहब, हम लोग देखें तो ये हमारे पूरे पाकिस्तान को ही सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। हमारे पूरे पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल है। हालांकि हम देखें तो इसमें चेंज ये है कि सर सुने तो सही ना, 38% जो है वो अभी भी घराने ऐसे बताए जा रहे हैं सर्वे के मुताबिक जो कि आप देखें तो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है या मुआशी बदहाली का शिकार हैं। क्यों है ऐसा? हालांकि हमारा मुल्क जो है ग़िज़ाई जिनास की प्रोडक्शन खुद करता है, फिर भी हम हालात में यहाँ पर खड़े हैं। मैं बेसिकली यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये 45% होते थे। ये जो आप जिनको 38% कह रही हैं 45% होते थे। ये नया फिनोमिना नहीं है। नए फिनोमिना में चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जब आप ग्रो कर रहे हैं 2, 3, 4, 5, 6% पे, तो 5-6% आपकी $1550 इनकम है वो इस साल जो हुई है। $1550 इनकम पे 5% आप इंप्रूव करें, $75 आपकी इनकम बढ़ भी जाएगी। तो ये आप कह लें ये अगले कई साल का फिनोमिना होगा कि जी लोग गरीब हैं, लोग फूड इनसिक्योर हैं, जॉबलेसनेस मौजूद है, लोग तालीम और सेहत का निज़ाम आइडियल नहीं है। ये चीज़ें रहेंगी। लेकिन बेसिक बात है कि जो जिम्मेदारी आपको मिली आपने परफॉर्म किया कि नहीं किया। इसलिए हमारे पास अगर 5-6 साल का साहब मांगे तो हमसे KPK का मांगे, अगर 3 साल का मांगे तो उसमें 1.5 साल तो हमें हो गया कोरोना में, लेकिन इसके बावजूद हमने परफॉर्म किया है। सो हमें जिन हालात का सामना है उन हालात में कंपैरेटिवली हमारी परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेहतर रही है।
मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है चीमा साहब, अब अगर हम दुनिया की बात करें, बाकी ममालिक की बात करें सर, बाकी ममालिक की बात दुनिया, एक मिनट, दो लोगों ने परफॉर्म किया दुनिया में, प्रेसिडेंट लूला ने परफॉर्म किया है और होजन ताऊ ने किया है। दोनों को भी टाइम मिला। चाइना को भूख खत्म करते हुए, भूख को रिड्यूस करते हुए तकरीबन 30 साल का एरिया लगा। सर अब आपकी प्लानिंग के बारे में तो पूछ लेने देना। अगर हम दुनिया की बात कर रहे हैं तो डिफेंस से भी आगे फूड सिक्योरिटी को रखा जा रहा है। आपने क्या प्लान तश्कील दिया है वो हमारे साथ कुछ शेयर करेंगे। फूड सिक्योरिटी के हवाले से लॉन्ग टर्म प्लान आपके पास क्या है? ये बड़ी अच्छी बात है। सिर्फ एक चीज़ सुन लेना, आपको समझ आ जाएगी। दुनिया को भी मैं बताना मैं चाहता हूँ कि कन्फ्यूशियस से चाइना का सबसे बड़ा आपका फिलासफर था। उससे किसी ने पूछा कि उस्ताद जी आप ये बताएं कि मुल्क बनाने के लिए क्या ज़रूरी होता है। उसने कहा 3 चीज़ें हैं। एनफ आर्म्स यानी असला आपके पास होना चाहिए, एनफ फूड खुराक काफ़ी होनी चाहिए, एंड ट्रस्ट बिटवीन द पीपल एंड द रूलर। शागिर्दों ने पूछा कि अगर 3 ना पूरी कर सके, उसने कहा देन ड्रॉप द आर्म्स। उन्होंने कहा अगर 2 पूरी ना हो, उसने कहा देन ड्रॉप द फूड। ट्रस्ट रहना चाहिए। सो हमेशा से, सदियों से, 2400 साल पहले से जो फूड है वो असले से पहले आती है। लिहाजा फूड सिक्योरिटी जो है ये पहला है। इसके बारे में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये आप कह लें जो आर्म्स हैं वो नंबर 1 है। नंबर 1 फूड ही है। इंसानों का खाना पहला हक है, उनका इंसाफ पहला हक है। लिहाजा हमारी तरजीह क्या है? हमारी तरजीह ये है कि हमने वज़ीर-ए-आज़म ने बहुत बड़ा प्लान बनाया, बहुत बड़ा प्लान। ये तारीख का सबसे बड़ा प्लान है कि जिसमें प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, इस प्लान के मुताबिक पाकिस्तान के 22 करोड़ एकड़ हैं। यहाँ पे आप कह लें 108 मिलियन एकड़ फुट पानी आता है। यहाँ पे 22 करोड़ लोग हैं और यहाँ पे 5.5 करोड़ एकड़ ज़मीन आबाद है। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट ये है अगले 7 साल में हमने किसान की इनकम डबल करनी है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि दुनिया में 370 किलो ग्रेन मिलता है एक आदमी को, यहाँ पे 200 किलो मिलता है। हमारे आने से पहले ये 180 किलो पर कैपिटा ग्रेन मिलता था। हमने इसको इंटरनेशनल लेवल के बराबर लेके आना है। दूसरा, हम अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की बात करें तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दुनिया में तकरीबन 130 प्लस 70 को तकरीबन 202 किलो खाई जाती हैं। हमारे यहाँ दोनों 60 किलो खाई जाती हैं। ये हमने दुनिया के बराबर लेके आना है। 5 गुना इसकी पैदावार बढ़ानी है। हम दूध की पैदावार 3 गुना बढ़ाने जा रहे हैं। हम गोश्त की पैदावार 2 गुना बढ़ाने जा रहे हैं। हम फिश की पैदावार बढ़ाने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस मुल्क का एक इंच हाँ सुन लें, वो भी सुन लें, इस मुल्क का एक इंच ज़मीन का और एक कतरा पानी का, दोनों को हम पूरी तरह यूटिलाइज करेंगे। आपने पूछा कैसे? हम 10 डैम बनाए हैं। कितने सालों बाद बन रहे हैं? 10 डैम जो बना रहे हैं, ये डेकेड ऑफ द डैम्स। नंबर 1, पहली ज़राअत हमेशा शुरू पानी से होती है। नहरों पे बड़ी नहरें पहली बार बनना शुरू हुई। फिर आप कह रहे हैं नहरों की और खालों की लाइनिंग, ये वाटर सेविंग है। वाटर सेविंग मतलब तीसरा एलिमेंट हो गया। चौथी बात होगी रिसर्च में हम पूरे आज छुट्टी का दिन है, मैं यहाँ मुल्तान में बैठा हूँ, रिसर्च इंस्टीट्यूट में बैठा हूँ। हमने साइंटिस्ट को भी आज बुला लिया छुट्टी वाले दिन भी, कि हम एक क्रैश प्रोग्राम कर रहे हैं, इमरजेंसी प्रोग्राम कर रहे हैं कि हम यहाँ पे रिसर्च को लेके आएंगे। हम हाई टेक या हाई यील्डिंग जो चीज़ें हैं वो लेके आएंगे। वो गंदम में हो, वो मकई में हो, वो आलू में हो, इसमें ठीक है। जमशेद इकबाल चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुआविन खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म फूड सिक्योरिटी हमारे साथ मौजूद थे और अपना प्लान हमारे साथ शेयर कर रहे थे कि किस तरीके से जो प्लान बना रखा है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि चाइना की तरह 30 साल नहीं लग जाएंगे हमें फूड सिक्योरिटी के जो टारगेट को अचीव करने में। हमें उतनी मुश्किलात दरपेश नहीं आएंगी। डेमोक्रेटिक हम मतलब कि गवर्नमेंट्स होती हैं, 5 साल बाद आपको फिर से मैंडेट लेना पड़ता है, आपको वापस आना पड़ेगा। खैर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम वापस आ चुके हैं और नाजरीन PSL की बात कर रहे हैं। जो बादल थे कि अब होगा नहीं होगा, वो छट गए। बेयकीनी के बादल जो हैं वो छट चुके हैं और भारत और जनूबी अफ्रीका के ब्रॉडकास्टर्स को अबू धाबी लैंड तक की इजाज़त जो है वो मिल चुकी है। वो लैंड कर सकेंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बताया है कि जी के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मुदाखलत पर अमाराती हुकाम ने लैंडिंग की इजाज़त दे दी है और शाह महमूद कुरैशी ने PSL को बचाने के लिए अमाराती हुकाम से बातचीत की और इजाज़त हासिल की। और PCB का कहना है कि दोनों ममालिक से आने वाली चार्टर्ड जो फ़्लाइट्स हैं वो जल्द परवाज़ भी करेंगी।
और दूसरी जानिब कराची और लाहौर से खिलाड़ी और ऑफिशियल्स अबू धाबी पहुंच गए हैं। ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि अबू धाबी जाने वाले खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स की तादाद 200 से ज़ायद है। ताहम कराची के होटल में मौजूद क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद समेत अभी भी 25 अफराद को अब तक वीज़े नहीं मिले हैं, उनको भी जल्द वीज़े जारी कर दिए जाएंगे और फिर इसके बाद वो भी जा सकेंगे। अच्छा, नसीम शाह के हवाले से खबर शामिल आई है कि उनको क्वेटा ग्लैडिएटर्स में वापस शामिल कर दिया है। एक गलती उन्होंने की थी, गलत रिपोर्ट जो है वो जमा करवा दी थी। फिर ट्विटर पर उनका जो है पैगाम भी सामने आया था। मोहम्मद आमिर ने भी उनको कहा था हौसला रखो, कुछ नहीं ऐसा हो जाता है। हम बात करेंगे हमारे साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद साहब। तनवीर भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तनवीर भाई, आप देख रहे हैं कि बेयकीनी के बादल थे, छट गए, फिर बेयकीनी हुई, फिर बादल छटते हुए नजर आ रहे हैं। जो बोर्ड की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं उसको कैसा देख रहे हैं? देखिए, बहुत मुश्किल काम होता है जब आपकी एक दफ़ा लीग ख़त्म हो जाती है जो कोरोना चल रहा है उसकी वजह से। लेकिन उसके बाद क्योंकि जब आप कोई लीग करवाते हैं वो उसमें आपके पास टाइम होता है, इसी वजह से आप उस टाइम में अपनी लीग करवाते हैं। लेकिन जब आपकी लीग बंद हो जाती है फिर उसके बाद टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे ख्याल में ये विंडो मिली थी PSL की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। ये भी बहुत मुश्किलात से ये टूर्नामेंट होने जा रहा है, क्योंकि सबको पता है कि जिस कंट्री के अंदर अगर कोरोना के केसेस इतने नहीं हैं वो अपनी मुल्क में इतनी आसानी से इजाज़त नहीं देगी किसी को खेलने के लिए, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान से लोग नहीं आने हैं, इंडिया से भी लोग आने हैं, अफ्रीका से भी लोग आने हैं, फिर प्लेयर्स अपनी अपनी कंट्री से आते हैं। तो फिर उनको कहीं डर होता है कि अगर किसी में कोरोना के केसेस आ गए तो वो फिर हमारे मुल्क में फैल जाएगा। एक केस आना है फिर वो पूरे मुल्क में फैल जाता है। तो इस वजह से वो सोचते रहे कि इनको आने दें या नहीं आने दें। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो बीच में डले, जिस तरह आपने शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम लिया, वो बीच में आए तो जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई। वरना मेरे ख्याल में UAE वालों ने शायद सोच लिया था कि स्पेशली इंडिया से और अफ्रीका से जो लोग आने हैं उनको मत आने दें, क्योंकि ज़्यादा ब्रॉडकास्टर्स के जो लोग थे वो इन्हीं दो मुल्कों से ताल्लुक़ रखते थे। उसके बाद अगर ये ना होने आते तो फिर पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता। फिर सुनने में ये आ रहा था शायद इंग्लैंड से कुछ लोग मंगवाएं या सिंगापुर से कुछ लोग वो हायर करें कि जी आएँ और हमारा ज़रा टूर्नामेंट करवाएं, क्योंकि इसके बगैर तो आपका टूर्नामेंट हो ही नहीं सकता। हम देख रहे थे कि बहुत सारी रुकावटें थी, बंदिशें थी, एक उलझन का शिकार थी टीमें कि पता नहीं क्या होने जा रहा है, होगा कि नहीं होगा। फिर उसके बाद हमने देखा कि PSL के अनाउंसमेंट के बाद जो गैर मुल्की मारूफ क्रिकेटर्स हैं उन्होंने अबू धाबी आना शुरू कर दिया। कितना खुशाइन बात समझ रहे हैं इसको? देखिए, बहुत अच्छी बात है। और कुछ तो प्लेयर मेरे ख्याल में वो नहीं आ रहे, उनके अपने अपने कोई प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो प्लेयर्स आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंटरेस्ट ले रहे हैं। और कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो PSL स्टार्ट हुआ था उसमें नहीं थे, वो आए हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। फिर उसके बाद जब दोबारा ड्राफ्ट हुआ उसमें भी कुछ प्लेयर्स आए, हमारे लोकल प्लेयर्स भी आए, तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सोच ये होनी चाहिए कि ओवरसीज प्लेयर्स बड़े नाम आए या ना आए, हमारा काम ये था कि PSL मुकम्मल करवानी है किसी तरीके से। तो वो मेरे ख्याल में अब शायद जो रुकावट है वो जितनी भी रुकावटें थी शायद मेरे ख्याल खत्म हो गई। अच्छा तनवीर भाई, अपनी ज़रा टीम फॉर्मेशन की भी बात कर लेते हैं। हमारी नज़रें तो अब T20 वर्ल्ड कप पर ही हैं। नसीम शाह की कोताही की भी साथ बात कर लीजिएगा कि वो जो गलती की उसको आप कैसे देखते हैं? अच्छा किया, दोबारा से मौका दिया, फिर हमने अपने मिडिल ऑर्डर को भी फाइनलाइज करना है। क्या PSL के अलावा हमें मौका मिलेगा फाइनलाइज करने के लिए? क्या टीम लेके जानी है? देखिए, मुझे तो कुछ चीज़ें समझ नहीं आती। मुझे शायद मैं कुछ बातें ऐसी करता हूँ, मैं पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए बातें करता हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है शायद मैं वाहिद ऐसा बंदा हूँ जो बिल्कुल फजूल में बेहतरी की बातें कर रहा होता हूँ, क्योंकि और दूसरा कोई भी नहीं करता। सब अपनी सलाम दुआ दोस्ती यारी उसको बेहतर करने के लिए टीवी पे आके गलत बोलते रहते। तो फिर मैं भी सोचता हूँ कि मैं कोई पागल हूँ? मैं ऐसी हर किसी को अपने अगेंस्ट किया हुआ है। ठीक है, हर किसी ने अगर पाकिस्तान मोहल्ले की टीम समझी भी है पाकिस्तान टीम को तो खिलाते जाए जिसको भी खिलाना है। जो PSL में 4 छक्के मारता है उसको लेके आ जाओ टीम में, जो PSL में 2 विकेटें लेता लेके आ जाओ, क्योंकि अगर मोहल्ले की टीम समझी हुई है तो फिर समझते रहो, खिलाते रहो। हम आएंगे टीवी पे 2-4 बातें करके चले जाएंगे। अपना दिमाग तो खराब ना करे ना बिला वजह के, उसको आना चाहिए उसको नहीं आना चाहिए, क्योंकि बोलने का कोई फायदा नहीं है। हम अगर किसी के अगेंस्ट होंगे भी तो कोई नहीं है, अगर उसके पीछे लोग हैं तो उसने खेलनी है पाकिस्तान, तो हमारे बोलने का क्या फायदा? खिलाते जो फिर जिसको खिलाना। अच्छा, क्या देख रहे हैं PSL में कोई ऐसा टैलेंट, कोई ऐसा खिलाड़ी है जिसको आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में कौमी टीम का हिस्सा बन सकता है, हमारी टीम का हिस्सा होगा?
देखिए, अगर मुझसे पूछे, मैं अगर मेरे हाथ में ये चीजें हों, मैं कभी भी पीएसएल की परफॉर्मेंस पे एकदम से लड़के को पाकिस्तान टीम में ना लेके आऊं। मैं उसको डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस देखूं, अगर वो डोमेस्टिक में अच्छा खेलता है प्लस पीएसएल में अच्छा खेलता है तो मैं उसको लेके आऊं। लेकिन फिर मैं ये बात बोलूंगा, ये पाकिस्तान है, सब ने अपनी गली मोहल्ले की टीम समझी हुई है, वो उठा के उसको पाकिस्तान टीम में लेके आए थे। सबके दिमाग में ये है कि पीएसएल है, और क्योंकि हमारे जितने भी बड़े बड़े नाम हैं उन सब ने पीएसएल को ये उनकी नजर में पीएसएल एक बस ये बन गया कि यहाँ से जो परफॉर्म करेगा वो पाकिस्तान खेलेगा, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है नीचे डोमेस्टिक क्रिकेट में हो क्या रहा है। एक साल में, पूरे साल में एक महीना आते हैं वो पीएसएल की फ्रेंचाइजीज में आगे बैठ जाते हैं, वहां बैठ के वो 2-4 मैचेस में लड़के रन करते हैं, वो उनकी बात करने लग जाते हैं। तो हमारी पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह करने में, हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मोहल्ले की टीम बनाने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है तनवीर भाई, ये बता दें, अब हम ओपनिंग की भी बात कर रहे थे, हम शर्जील को भी ले गए, हम फ़खर को भी ले गए, हमारे पास रिजवान और बाबर भी मौजूद थे, T20 के लिए बात कर रहे हैं। हमारा मिडिल ऑर्डर नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा मीम्स बन रही थी और इंटरनेशनली बन रही थी कि जी जब मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा तो 4 ओपनर्स खिला दो। क्या हम गलती कर रहे हैं? अगर हम शर्जील को और फ़खर को लेके जा रहे हैं तो ओपन उनसे ही करवाना चाहिए? क्या फैसले करने चाहिए? मलिक और हफीज़ की जगह बनती है? देखिए, हफीज तो स्टिल अभी टीम में है, तो वो तो मुझे लगता है वो जाएंगे वर्ल्ड कप में। बाकी आपने शोएब मलिक की बात की, तो बात ये है कि अगर आपने शोएब मलिक को वर्ल्ड कप में लेके जाना है तो फिर शोएब मलिक को आपने कुछ सीरीज के लिए ड्रॉप क्यों किया? फिर आपको उनको ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। आपने उनका कॉन्फिडेंस भी खराब किया, उनकी अगर फॉर्म रहती या फॉर्म में उन्होंने वापस आना था वो भी आपने खराब किया। फिर उसके बाद कोचिंग स्टाफ भी सोच रहा है कि शोएब मलिक को वापस लेके आए, क्योंकि जो जूनियर लड़के हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे। क्योंकि हम लोग हर काम हवा में करते हैं, हम लोग सोचते समझते बिल्कुल नहीं है कि किस तरह चलना है किस तरह नहीं। रही शर्जील और फ़खर जमान की बात, ये दोनों बेसिकली ओपनर हैं, ठीक है। रिजवान इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हालांकि आप किसी से भी पूछे वो ये बोलेगा रिजवान नीचे नंबर पे खेल सकता है, लेकिन वो इतना अच्छा ऊपर खेल रहा है तो उसको अगर हमने कहीं हटा दिया तो ऊपर के लड़के, अगर शर्जील या फ़खर ने रन्स ना किए, फिर हम लोग सब शोर मचाने लग जाएंगे कि जब इतना अच्छा खेल रहा था तो आपने उसको किया। दुनिया क्रिकेट में बहुत टीमों में ऐसा हुआ, आपके सामने जॉनी बेस्टो है, आपके सामने बटलर है, आपके सामने बहुत सी एग्जांपल्स हैं जो नीचे के नंबर्स पे खेलती थी और वो T20 क्रिकेट में या ODI में ऊपर के नंबर पे उनको सेट किया गया और वो कामयाब हुए। तो रिजवान मेरे ख्याल में इस टाइम कामयाब है। हमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि मिडिल ऑर्डर के नंबर पे कोई ऐसा प्लेयर हमें नजर नहीं आता। अच्छा, उसकी प्रॉब्लम क्या है? उसकी प्रॉब्लम ये है, ये हमारे लोगों में अगर थोड़ी सी अक्ल समझ हो, उसमें प्रॉब्लम ये हो रही है, हमको मिडिल ऑर्डर T20 के अंदर भी जो मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है, हमें वो चाहिए जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, वनडे क्रिकेट में या 4-डे क्रिकेट में जो मिडिल ऑर्डर में एक अच्छा प्लेयर जो खेलने वाला हो, वो जो है वो ही सरवाइव कर सकते हैं T20 क्रिकेट के अंदर। तो हमारे लोग उठा के 2-2 मैच में पीएसएल में लड़कों को टीम में लेके आ जाते हैं, तो फिर आपका मिडिल ऑर्डर इसी तरीके से चलता है। नए बॉल से विकेट्स लेने का मसला भी है। आप बतौर बॉलर क्या देखते हैं कि हमारा पेस अटैक जो है वो ठीक है? T20 के लिए अभी हम बात कर रहे हैं तो उसी तक ही रहते हैं कि क्या ठीक है, हम पहले विकेट्स नहीं ले पा रहे हैं, स्कोर अच्छा पड़ता है? देखिए, इसमें एक चीज मैं बताऊं कि मुझे ऐसा लगता है कि मोहम्मद आमिर ने जो बातें की टीम मैनेजमेंट के बारे में आके, उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोहम्मद आमिर ने जो बातें की, शायद उनको पता हो कि उन्होंने सही बातें की हैं या उनके साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन आमिर के ना होने से मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि वो ऐसा बॉलर है कि उसको टीम में होना चाहिए। लेकिन वो जो चीजें सोच रहा है कि मैं इनके साथ नहीं खेलना चाह रहा, प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम लोग हमेशा प्लेयर के अगेंस्ट जाते हैं, हम लोग हमेशा समझते हैं कि प्लेयर ही गलत है। ऐसा नहीं है। कोचिंग स्टाफ के लोग, क्रिकेट बोर्ड के लोग, ये लोग भी गलत हैं, लेकिन इनको सपोर्ट करने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं। अब आमिर अगर पाकिस्तान टीम में आता है तो आपके पास एक स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी हो जाती है, ठीक है। अब आप अगर आपके कोई ना कोई आमिर के साथ कोई ना कोई मसले हैं तो आप उसको हल करने की कोशिश करें। अगर वो ये कहता है कि मैं इनके साथ नहीं खेलना चाहता, इस स्टाफ के साथ, जब तक ये रहेगा, तो इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है।
तो अगर आप ये समझते हैं कि आमिर जैसा बॉलर टीम में होना चाहिए, तो फिर आप उसके साथ कुछ ना कुछ करना चाहिए, मामला तय करना चाहिए, मसले हल करने चाहिए। तनवीर भाई बहुत शुक्रिया आपका। अगर पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और हम यही उम्मीद करते हैं PSL बेहतरीन होगी और वहाँ से हमें फाइनल करने में जो है ना मदद मिलेगी कि टीम कौन सी जानी चाहिए। एग्जैक्टली और हमें T20 के लिए टीम जो है वो जल्द से जल्द फाइनल कर लेनी चाहिए। हम दीगर ममालिक की बात करें तो वहाँ पर बहुत पहले ही टीमें फाइनल हो चुकी हैं और हम अभी तक सोच रहे हैं कि हमारी टीम में कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। तो हम लोग इधर बात कर रहे थे कुछ टैलेंट की भी है। आपने देखा नहीं मूवीज में कार्स इस्तेमाल होती हैं बड़ी स्टाइलिश और बच्चों वाली बड़ी कार्स, नहीं बड़ी कार्स जिसमें बैठ के आप जा सकते हैं। मूवीज में जो इस्तेमाल होती हैं बिल्कुल उन्हीं कार्स की बात कर रहे हैं। और अगर कहते हैं लगन और जज्बा सच्चा हो तो इंसान को आखिरकार मंजिल मिल ही जाती है, आखिरकार कार मिल ही जाती है। आखिरकार कार मिल ही जाती है। इसकी एक मिसाल जो है जो इशाल बता रही हैं, इन्होंने हमारे साथ शेयर किया कि साहिवाल का एक नौजवान है जिसने मुसलसल 4 माह की मेहनत करके हॉलीवुड की मशहूर फिल्मों में जो दिखाई जाती हैं कार्स, ऐसी कार बना ली है। बिल्कुल, मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं उनसे राबता करूं, एक कार मैं भी बनवा लूं। खैर हम इस वक्त देखते हैं कि वो कार आखिर है क्या। उस्मान रिजाक की रिपोर्ट है, वो देख लेते हैं। रिजवान पेशे के लिहाज से तो डेंटर है लेकिन शौक बड़े बड़े रखता है। रिजवान का कहना है कि उसने फिल्म में देखा कि $40 मिलियन की गाड़ी को चोरी किया जा रहा है, तो उसने इरादा किया कि उसने भी ऐसी ही एक कार बनानी है। फिर उसने तस्वीर ली और काम शुरू कर दिया। एक दिन मैं एक हॉलीवुड की मूवी देख रहा था तो उसमें $40 मिलियन की एक कार दिखा रहे हैं, तो उसको बड़ी बरीकी से ना चोर चराते हैं। तो मुझे वो डिज़ाइन इतना अट्रैक्टिव लगा, मुझे इतना पसंद आया, मैंने सोचा ये मैंने बनाना है। इतनी इन्वेस्टमेंट तो नहीं है हम वो ख़रीद पाए, लेकिन मैंने एक बनाया है और मैंने वो डिज़ाइन इमेजिनेशन किया, उसकी तस्वीरें देखी, पेपर वर्क कर लिया दिमाग में। वो कागज़ में काटता था और फिर लोहे पे निकालता था। लोहे पे निकालने के बाद उसको वो बनाता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काबिश मेरी आपके सामने है। रिजवान का कहना है कि उसने मुसलसल 4 माह की मेहनत से कार बनाई है और उसका तमाम काम उसने खुद अपने हाथ से ही किया है। डिजाइन से लेकर फिटिंग और फिर डिजाइनिंग सब उसने खुद से ही किया है और इस काम पर उसकी तकरीबन 4 लाख के करीब लागत आई है। उसके दोस्तों ने भी उसकी इस महंगे शौक को पूरा करने में मदद की है। इस कार में 4 अफराद के बैठने की गुंजाइश मौजूद है। रिजवान की कार को दूर दूर से लोग देखने भी आते हैं और तारीफ किए बिना नहीं रहते। क्या बात है, कैसी कार थी, बेहतरीन। इसलिए तो मैं कह रही हूँ, मैं तो ऑर्डर देने लगी हूँ। बहुत ही शानदार कार है, 2 लोग बैठ सकते हैं इसमें और मजे से लॉन्ग ड्राइव पे निकल सकते हैं। आप टैलेंट चेक करें ना कि कितना बेहतरीन टैलेंट है। और टैलेंट की हम बात करें तो जिस भी आप शोबे की बात कर लें, पाकिस्तान में बेपनाह टैलेंट मौजूद है। सिर्फ उनको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, फिर निखारने की ज़रूरत है और बाकायदा तौर पर जिस तरह से हम देखते हैं दीगर ममालिक उनको लॉन्च करते हैं, हमें भी लॉन्च करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है। और हम लोग जैसे हमसे बात कर रहे हैं टैलेंट की, तो सूफियाना कलाम है, हर कोई नहीं गा सकता। ये वाकई टैलेंट मौजूद होना ज़रूरी है आपके अंदर। गुलकार के अंदर मोहब्बत और अकीदत का ऐसा जज्बा होना बहुत ज़रूरी है जो कि आपको सूफियाना कलाम को, आपके सूफियाना कलाम को गाने में जिला बख्शता है। बिल्कुल ऐसे ही है। हम आज के प्रोग्राम में आपकी मुलाकात ऐसी ही बासलाहियत फोक गुलकारा से करवा रहे हैं। शबाना अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। बाबा बुल्ले शाह का कलाम शौक से पढ़ती हैं, बेहतरीन तरीके से पढ़ती हैं और उसी सरजमीन से उनका ताल्लुक भी है। हीर वारिस शाह जो हैं वो भी बहुत खूबसूरत पढ़ती हैं। आपसे मुलाकात करवाते हैं। शबाना अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज के दौर में जब सारे पॉप की तरफ जा रहे हैं, सारे गिटार लेके फिर रहे हैं, आप क्या कर रही हैं? आप कह रही हैं कि नहीं, मैं बाबा बुल्ले शाह का कलाम पढ़ूंगी, सुफियाना कलाम पढ़ूंगी, हीर वारिस शाह पढ़ूंगी। जी जी, नहीं, मेरा बचपन से ही शौक है। मेरे नाना वो हीर वारिस शाह पढ़ते थे तो मैंने अपने बाबा से सीखा है। तो वही शौक मेरे साथ है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ख्वाहिश भी है कि मैं एक सूफी सिंगर बनूं, सूफियाना कलाम को साथ लेकर। आप सीखी हुई हैं? जी जी, मैंने सीखा है। और आज हमें क्या सुना रहे हैं आप? हाँ, आज मैं बाबा बुल्ले शाह का कलाम सुनाऊंगी क्योंकि उनकी धरती से ताल्लुक है मेरा। नक विच सोहनी नथली पाई ते कन विच पाया डंडी बुल्ले शाह सा यार दिखाते सारे जग दिया चलिया पंडिया छेती बोड़ी में तबीबा नहीं ते मैं मर गईया
छेती बोड़ी में तबीबा नहीं ता मैं मर गईया तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया छेती बोड़ी में तबीबा नहीं ता मैं मर गईया ऐसे इश्क दी झंगी विच मोर बुलेंदा ऐसे इश्क दी झंगी विच मोर बुलेंदा सानू की बुलाते काबा सोना यार दिसेंदा सानू की बुलाते काबा सोना यार दिसेंदा सानू घायल करके फिर खबर न लिया सानू घायल करके फिर खबर न लिया तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया छेतियाँ भी में तभी बानता मैं मर गईया बुल्ले शानू सदो शायनायत दे बुए बुल्ले शानू सदो शायनायत दे बुए जिन्ने मैनू पवाए चूल्हे सावे ते सुए जिन्ने मैनू पवाए चूल्हे सावे ते सुए जा मैं मारी सी अड्डी मैनू मिल गया पिया जा मैं मारी सी अड्डी मैनू मिल गया पिया तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया छेती बोड़ी में तबीबा नहीं ता मैं मर गईया छेतियाँ भी में तबीबा नहीं ता मैं मर गईया तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया करके थैया क्या बात है शबाना क्या बात है बहुत ही आप तो इतने खूबसूरत। आराम से और इतना फील करके जो है ना पढ़ रही थी बड़ा कि हम enjoy लोग भी करके। थैंक यू सो मच तो हम लोग भी साथ एंजॉय कर रहे थे एक ये लगन वही होती है जो कलाम कहा के जा रहा था साथ। ना कि एक जज्बा होता है एक लगन होती है तभी जो है अच्छा उसमें ये तो आपने चाशनी बहुत अच्छा माशाल्लाह से हमें पढ़ा सुनाया ये बताएं कि पढ़ाई भी कर रही हैं एजुकेशन भी आपकी जारी है या मुकम्मल कर चुकी हैं कितना पढ़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना एमफिल कंप्लीट कर लिया एमफिल किया जी आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब्जेक्ट क्या था हिस्ट्री का सब्जेक्ट था अच्छा हिस्ट्री में मतलब कि वैसे ही हिस्ट्री में चली गई या फिर शौक था कि नहीं भाई मैंने तो हिस्ट्री में एमफिल करना है नहीं नहीं बस एडमिशन ही उसमें मिला था मुझे शौक भी था शुरू से और हिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आते थे मैंने कहा हिस्ट्री को ज्वाइन करते हैं तो कौन सी हिस्ट्री वैसे आपको ज़्यादा पसंद है लेकिन हिस्ट्री में मतलब मैं तो जो मेरा टॉपिक भी था जो मैंने एमफिल में जो थीसिस में टॉपिक किया। रखा था वो हीर वारिस शाह का ही टॉपिक था उसी पे मैंने सर्च किया ये तो अल्हम्दुलिल्लाह मेलों ठेलों की बातें हुआ करती थी अब तो नापैद सी हो गई हैं हाँ, हम बिल्कुल भूलते चले जा रहे हैं आपको हीर वारिस शाह वैसे याद भी है जी जी अल्हम्दुलिल्लाह तो वो भी आप मैंने सुना है कि आप तो इंटरनेशनली जाके पढ़ती हैं जी, तो जी, आपको कई awards ले अवार्ड्स भी चुकी मिल हैं। चुके हैं तो वो भी आप अगर हमें सुनाएं जी हीरे आखे जोगिया झूठ बोले कौन रुठड़े यार मनावदाई ऐसा कोई ना मिलया मैं ढूंढ थकी हूँ जेड़ा ज्ञान मोड़ लिया
करे सोई जेड़ा जू दा रोग गवावदाई पला दस खा चिरी मछुनिया कदों रब सचा करी ले आमदाई ते कल्ली मैनू छड़ गया माही कल्ली मैनू छड़ गया फिक्रा पार्टी रे पुरानी वांगू ते टंग गया बिच किकेरा पार्टी रे पुरानी वांगू ते टंग गया बिच किकेरा। क्या बात है शबाना, बहुत शुक्रिया आप आई हमारे स्टूडियो में और आपने जो दोनों कलाम पढ़े वो बहुत हमें अच्छे लगे और मुनफरिद इसलिए अब हमें लग रहा है क्योंकि हम जो असल था, जो हमारी एक सकाफत थी, जो हमारी रिवायात थी, उनसे दूर होते जा रहे हैं। अब सिर्फ हम पॉप की तरफ चलेंगे, लेकिन उस गायकी को भी याद रखना चाहिए। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह